श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। जयराम डमरे, इनका सवाल ऐसा है कि ये कानून 2013 में बना, इतने साल हुए फिर भी महाराष्ट्र में बाबा और बाकी लोगों की संख्या क्यों कम नहीं हुई। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। उसके प्रावधान के बारे में बहुत विस्तार से मैं कल आपके सामने बात करने वाला हूं। लेकिन केवल कोई भी सामाजिक बदलाव कानून से नहीं होता है। दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून है। दहेज के कारण किसी की प्रताड़ना की गई तो बहुत ही कड़े प्रावधान हैं आज के कानून में। लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में दहेज की प्रथा शुरू है। कानून के कारण कोई सामाजिक बदलाव नहीं हो सकता है, यह मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, पहले से मालूम था। अगर महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हम लोग नहीं करते तो मैं इस ढंग के कानून का आग्रह भी नहीं रखता, क्योंकि वो कानून तो ठंडे बस्ते में रहता है। जैसे कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है, जिसकी किसी को जानकारी नहीं थी, केवल किताबों में पढ़ा हुआ था। तो ऐसे कई कानून होते हैं जो केवल किताबों में पढ़े रहते हैं। इसलिए ये कानून बना क्योंकि महाराष्ट्र में इस ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर जागृति हो चुकी है। 2 संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके बाद ये कानून बना है। लेकिन कानून बनने की प्रक्रिया में भी मेरे मन में ये बात बहुत स्पष्ट थी कि केवल कानून बनने से कुछ नहीं होने वाला है। कानून के साथ में प्रचार प्रसार करना भी आवश्यक है, लोगों का प्रबोधन करना भी आवश्यक है। इसीलिए जैसे ही यह कानून सम्मत हुआ, सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे जी की मदद लेकर और उनके पीएस हमने मिलकर एक कमेटी बनाई। जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति उसको कहा जाता है, PIMC शॉर्ट में उसको हम कहते हैं। यह समिति इसीलिए बनाई गई कि यह कानून का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में हो। केवल इतना ही नहीं, तो पुलिस डिपार्टमेंट का भी ट्रेनिंग हो और यह कानून बहुत अच्छे ढंग से अमल में लाया जाए। यह दोनों की जिम्मेदारी यह कमेटी अमल में लाए। इस कमेटी का सह अध्यक्ष मुझे बनाया गया। अध्यक्ष खुद सामाजिक न्याय मंत्री थे। बाकी इसमें जो कमिश्नर है सामाजिक न्याय विभाग के, उसके सदस्य सचिव थे। और दाभोलकर जी के संगठन के 3 लोग और मेरे संगठन के 3 लोग इसके सदस्य, और बाकी कई डिपार्टमेंट के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, ये इसके सदस्य। इस ढंग से ये कमेटी बनाई गई। ये कमेटी मान्य होने के बाद में मैं पहली बार मिलने गया। उप मुख्यमंत्री जो हमारे महाराष्ट्र के अर्थमंत्री भी थे, अजित जी पवार, और उनके सामने मैंने केवल 4 वाक्यों में ये बात रखी कि सर, ये बहुत सुंदर कानून बना है, आपने बनाया है, सरकार ने बनाया है। ये कानून का प्रचार और प्रसार गांव-गांव में होना आवश्यक है। महाराष्ट्र में 2 संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे ट्रेंड कार्यकर्ता ऑलरेडी उपलब्ध है, क्योंकि 37-38 सालों से काम चल रहा है। यानी तब की बात थी 14 की, तो जितने साल हुए उतने साल से ये काम चल रहा है। आप केवल साथ दे। आप अगर हर साल केवल 10 करोड़ रुपए इसके लिए उपलब्ध कर दो, तो पूरे दुनिया में इतना सुंदर काम नहीं हुआ है, उतना सुंदर काम हम महाराष्ट्र में कर बताएंगे। सरकार की मदद से ही कर बताएंगे। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में, बच्चों में फैलाएंगे। केवल ये 4 लाइनों पर वो इतने प्रभावित हुए, सही में आप करोगे? मैंने बोला हाँ करूंगा, बिल्कुल। मैं तो क्या फुल टाइम इसके लिए उपलब्ध हूं। मैंने ऑलरेडी मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप बंद कर पूरे काम में इसमें जुट ही गया था मैं।
और उन्होंने फिर इस काम का बजट मैंने दिया 18 करोड़ का, तो उन्होंने कहा थोड़ा कम कीजिए, तो मैंने 14.5 करोड़ का किया और उन्होंने 14.5 करोड़ का सम। इसमें सामाजिक न्याय विभाग के सामाजिक न्याय मंत्री है शिवाजीराव मोघे, उनका पूरा समर्थन मिल रहा था, क्योंकि ये कानून बनने की प्रक्रियाओं में हमने काफी जगह पर संयुक्त कार्यक्रम लिए थे कानून समझाने के लिए। वो भी समय निकालकर मेरे साथ आते थे और जब अकेले में मुझसे मिलते थे बोलते थे, मानव साहब क्या केवल आपका नाम जाहिर किया और इतने बड़े पैमाने पर हजारों लोग आए? कानून जैसी इतनी सीरियस बात लोग शुरुआत से लेकर आखिरी तक 3 घंटा बैठकर रहते हैं, बहुत बारीकी से बात सुनते हैं, समझते हैं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता हूं। मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूं, कई सालों से पॉलिटिक्स में हूं। लोगों को लाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, कितनी मेहनत होती है, उनका मनोरंजन करने की कोशिश करो, उनको हंसाने की कोशिश करो तो भी रुकते नहीं है। और यहां तो आप इतनी सीरियस बातें रखते हो, फिर भी 3 घंटा पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, इतने बड़े पैमाने पर लोग रुकते हैं, बाद में मिलते हैं, बाद में बोलते हैं। ये सब मेरे लिए बहुत अचरज की बात है। फिर जब हमको अजित पवार जी ने कहा कि थोड़ा बजट कम कीजिए, तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा तो व्याख्यान के ही खर्च होने वाले हैं, इसलिए सामाजिक न्याय मंत्री जी से मैंने कहा कि अपन वो व्याख्यान का निकाल देंगे। बोले नहीं नहीं, वो तो अपना यूएसपी है, ये व्याख्यान के कार्यक्रम मत निकालो, बाकी के निकालो, लेकिन ये तुम खर्चा मत कम करो। तो बाद में 14.5 करोड़ रुपए अजित पवार जी ने सैंक्शन किए। तब हेड नहीं निर्माण हुआ था इसका, कुछ गलतियां रह गई थी सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारियों की ओर से, इसलिए हेड निर्माण नहीं हो पाया था, इसलिए वो खर्च नहीं कर सकते थे। सरकार ने अलॉट किए लेकिन खर्च नहीं कर सकते थे लीगली, इसलिए फिर रोज के कामकाज में से 1 करोड़ रुपए निकाल कर दिए। तभी फिर ये लोकसभा के इलेक्शन डिक्लेयर हुए, तो 1 करोड़ रुपए जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को सैंक्शन हुए थे 14.5 करोड़ रुपए, उसमें से 1 करोड़ रुपए, और बाकी के जैसे ही सरकार नहीं आएगी न, या फिर ये अधिवेशन खत्म हो जाए या ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसकी आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद में फिर बाकी के पैसे एंडोर्स किए जाएंगे, ऐसा माना गया था। वो 1 करोड़ रुपए मैंने सामाजिक न्याय विभाग की तरफ दिए और उनके माध्यम से हमने बहुत बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में काम खड़ा किया। 35 जिलों में जाहिर कार्यक्रम हुए जिसका विषय था जादू टोना विरोधी कायदा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जादू टोना विरोधी कायदा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इस विषय पर 3 घंटे का व्याख्यान सामाजिक न्याय विभाग की ओर से आयोजित होता था। मेरे कार्यकर्ता पूरे काम में भिड़ गए। बहुत बड़े पैमाने पर 35 जिलों में 35 कार्यक्रम आयोजित हुए। रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी आती थी। 10-10 हजार लोग आए व्याख्यान को 10-10 हजार लोग, और वो भी जैसे सीरियस विषय जादू टोना विरोधी कायदा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लोग 3.5-4 घंटा बैठे रहते थे और उसके बाद में हम आह्वान करते थे कि जिन लोगों को इस काम में शरीक होना है उन्होंने अपने नाम लिख कर दो। तो रोज लोग जो 6 बजे आते थे व्याख्यान के लिए, 5 बजे से आते थे क्योंकि जगह नहीं मिलेगी ऐसा उनको डर लगता था, वो लोग रात को 10 बजे रुककर अपने नाम लिखते थे और हर व्याख्यान के बाद में 400 से लेकर तो 1000 तक नाम इकट्ठा होते थे। इतने बड़े पैमाने पर ये 35 कार्यक्रम 35 जिलों में हुए। हमने 3 शिविर लिए जिसमें हमने वक्ता ट्रेन किए। 5-5 दिन के 3 शिविर हुए, उसमें 200 के ऊपर हमने वक्ता ट्रेन किए। ये ट्रेन किए हुए वक्ता को केवल 2 महीने का समय मिला, तो 2 महीनों में 400 स्कूल कॉलेजेस में प्रोग्राम्स हुए। फिर इसमें पुलिस ट्रेनिंग का भी हिस्सा था जो मुझे खुद को लेना था। मैंने भाजपा के अध्यक्ष तब के देवेंद्र जी फडणवीस इनको वचन दिया था, उद्धव जी ठाकरे जी इनको वचन दिया था, क्योंकि दोनों का सवाल ऐसा था कि आप जो इंटरप्रिटेशन हमको कह रहे हो, ठीक है आपने शब्दांकन किया, हर वाक्य आपने लिखा है, लेकिन फिर भी जो आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो वही इंटरप्रिटेशन पुलिस डिपार्टमेंट करेगी, इसकी क्या गारंटी है। तब मैंने कहा था कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों का खुद ट्रेनिंग लेने वाला हूं, इसलिए यही इंटरप्रिटेशन उन तक पहुंचाने वाला हूं। तो पुलिस ट्रेनिंग की भी हमने शुरुआत की। तब केवल 4 पुलिस ट्रेनिंग हुए थे और बीच में फिर सरकार बदली।
राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार के बजाय भाजपा की सरकार चुनकर आई। देवेंद्र जी फडणवीस ये मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री बनने के बाद में मैं और बाबूजी हमारे उमेश जी चौबे, जो देवेंद्र जी के पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों एक स्कूटर पर घूमते थे, गंगाधर राव जी फडणवीस। गंगाधर राव जी मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, इमरजेंसी के बाद में हमने साथ में काम किया था। उनके घर में हम मिले देवेंद्र जी को। देवेंद्र जी ने निसंदिग्ध शब्द में, कहीं आनाकानी न करते हुए उन्होंने कहा कि बिल्कुल अब ये काम हम करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। मैंने बोला 10 करोड़ का बजट चाहिए। वैसे तो 14.5 सैंक्शन हो चुके हैं, उसमें से एक किया हमने, 13.5 है बचे हुए, लेकिन 10 इस साल चलेंगे। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सामाजिक न्याय विभाग का बजट ही 16,000 करोड़ का है। तो 16,000 करोड़ में 10 करोड़ निकालना इस काम के लिए, जो सामाजिक न्याय विभाग ही खर्च कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसमें बड़ी बात नहीं थी। ऐसा उन्होंने कहा, मैंने विश्वास रखा, और फिर लगातार मेरा समय मैं हमेशा इस काम के लिए देता गया। लगातार 2 साल तक कोशिश करता रहा। तब तक मैंने पुलिस ट्रेनिंग पूरे किए। पूरे के पूरे महाराष्ट्र में सभी अधिकारियों के 40 पुलिस ट्रेनिंग्स हुए, जो एक दिन में पूरे 7.5 से 8 घंटे चलते थे। पुलिस अधिकारी कहते हैं इतना लंबा एक दिन में चलने वाला ये पहला हमारे जीवन का ट्रेनिंग है। कानून की सभी बारीकियां उन पुलिस अधिकारियों के सामने मैं रखता था। बहुत अच्छे ढंग से ये ट्रेनिंग्स हुए, क्योंकि खुद गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस थे। आगे मुझे समझने में 2-2.5 साल लगे, जबकि यहाँ के अर्थमंत्री, इस नई सरकार के अर्थमंत्री मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सुधीर जी मुनगंटीवार। देवेंद्र जी फडणवीस भी बहुत अच्छे मित्र हैं, पहचानते हैं, मेरे काम को जानते हैं। उन्होंने खुद कहा कि मेरा पूरा समर्थन मिलेगा, 10 करोड़ रुपए हर साल हम निकाल कर देंगे। अर्थमंत्री ने भी कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा तो कोई दिक्कत ही नहीं, निकाल कर देंगे। खुद नितिन जी गडकरी कहते हैं कि ये काम बहुत अच्छा है, इस काम को हमने सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2-2.5 घंटे मैंने अपना समय बर्बाद करने के बाद में मेरे ध्यान में आया कि इन लोगों को कुछ करना नहीं है। 2-2.5 साल के बाद भी इन लोगों को कुछ करना नहीं है, ये ध्यान में आया। और फिर मैंने मंत्रालय जाना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि वो मुझे नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। कानून बन गया वहां तक ठीक है, लेकिन ये कानून बहुत अच्छे ढंग से अमल में लाए, इसलिए कुछ करना नहीं चाहते। शायद उनकी विचारधारा में ये बैठता नहीं है। और इसलिए आप जो कह रहे हो कि बड़े पैमाने पर साधु, और बाकी ये साधु नहीं छोड़ दिए, बाबा लोग वगैरह ये सब लोग अभी भी दिखते हैं, तो एक तरफ ये कानून बड़े पैमाने पर अमल में नहीं ला रहा है। जिन अधिकारियों का मैंने ट्रेनिंग किया और जो अधिकारी कन्विंस हुए, वे अगर उस जगह पर है, वहां कोई अगर कंप्लेंट आती है तो आउट ऑफ वे जाकर वो काम करते हैं। अब ये अधिकारी बदलते रहते हैं। जिन अधिकारियों का ट्रेनिंग हुआ, ये सभी 40 प्रोग्राम में कितने लोगों का ट्रेनिंग होगा? 4,000-5,000 अधिकारियों का ट्रेनिंग होगा। अधिकारियों की संख्या ही कितनी है? 50,000 के आसपास होगी। 40,000 तो डेफिनेटली है। तो इतने अधिकारी जिनके पास में यह कानून नहीं पहुंचा है, केवल कानून पढ़कर समझना बड़ा कठिन है। शब्दों में सादा लिखा है, लेकिन अलग ढंग का कानून होने के कारण समझना कठिन जाता है। तो इस अवस्था में जब भी कोई कंप्लेंट लेकर उनके पास जाता है, तो इसको महत्व ही नहीं देते। अगर उनका ट्रेनिंग नहीं हुआ है तो आगे के ट्रेनिंग स्टॉप हो गए, सभी काम स्टॉप हो गए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, नई सरकार, भाजपा की सरकार, शिवसेना की सरकार करना नहीं चाहती है। मैं जाहिर तरीके से बोल रहा हूं, 2.5 साल के अनुभव के बाद बोल रहा हूं। वो इस काम को करना नहीं चाहते, इसका जादू टोना विरोधी कानून का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते, वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में नहीं पहुंचाना चाहते। उसके पीछे के कारण क्या है, उनके विचार क्या है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव है। 2.5 साल मैंने पूरा प्रयास किया,
अपना व्यवसाय रोककर पूरा समय मंत्रालय में मैंने खर्च किया। बहुत पीछे लगा, मेरे जीवन में कभी किसी के पीछे मैं इतना नहीं लगता हूं। बहुत कोशिश की, मित्र है, लगा मित्र है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बताया केवल कानून बना है, वो कागज पर है, उसका प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा है, लोगों का प्रबोधन भी नहीं हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट का भी पूरी तरह से प्रबोधन नहीं हो रहा है, तो आपको उसका इंपैक्ट दिखेगा कैसे? यह इंपैक्ट देखने के लिए कानून के साथ में प्रचार प्रसार होना, लोगों का प्रबोधन होना, कानून के बारे में भी जागरूकता होना, यह बहुत आवश्यक चीज है। तो ये नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वो रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं। ये इसके पीछे का खास कारण है। अभी जितना हमको संभव है हमारे व्यक्तिगत स्तर पर, यानी संगठन के व्यक्तिगत स्तर पर, उतना हम करते हैं। स्कूल कॉलेजेस के प्रोग्राम हम लेते रहते हैं, हर जगह पर कानून समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास संख्या बल है, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आज के ज़माने में अगर आपको एक जाहिर प्रोग्राम आयोजित करना है तो उसके लिए कम से कम कुछ 50,000 से 1 लाख रुपए खर्चा आता है, तब एक सभा का आप आयोजन कर सकते हो। ये पैसा कहाँ से लाए? तो ये इस कारण हम बहुत मर्यादा आती है काम को। हम चाहते थे कि सरकार पैसा खड़ा करे, यंत्रणा खड़ी करे, हम पूरी मेहनत लगाए, और दोनों मिलकर जो हमने ऑलरेडी सिद्ध किया कि 1 करोड़ में इतना बड़ा काम कर हमने बताया है कि उससे कई गुना बड़ा काम पूरे महाराष्ट्र में हो सकता था, लेकिन ये सरकार नहीं करना चाहती। मुझे हमेशा मन में रहता है कि अजित पवार जैसे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अगर रहते फिर से इस नए सरकार में, तो ये काम कहाँ के कहाँ चला जाता है, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना आगे बढ़ जाता। कमिटेड व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है, विचारों से भी और काम से भी। नेक्स्ट, जादूटोना कानून तो कई लोगों को पता भी नहीं, विद्यार्थियों को भी पता नहीं, तो उनको ये पाठ्यक्रम में क्यों पढ़ाया नहीं जा सकता? विशाल धोटे। विशाल धोटे इन्होंने सवाल पूछा है कि ये जादू टोना विरोधी कानून तो किसी को पता ही नहीं है, विद्यार्थियों को भी पता नहीं है, तो ये पाठ्यक्रम में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, अगर कोई भी तरीके से आपको आगे की पीढ़ी, आगे की जनरेशन बदलनी है तो उन तक ये बात बहुत ताकत से पहुंचानी पड़ती है, और हम तो उस फील्ड में काम करते आए हैं, तो नेचुरली चाहेंगे कि ये बात हो। जो मैंने सरकार के पास में प्रपोजल दिया और जो प्रपोजल सैंक्शन हुआ, और जिसके लिए अजित पवार जी ने 14.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, उस प्रपोजल में ये लिखा है कि हम आगे चलकर क्या क्या करना चाहते हैं, यानी सरकार की ओर से, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से क्या करना चाहते हैं। उसमें एक प्रावधान था कि हम सब वक्ताओं को ट्रेन करेंगे, केवल अंधविश्वास के क्षेत्र में काम करने वाले वक्ताओं को नहीं। महाराष्ट्र में बहुत पुरोगामी संगठन है, प्रोग्रेसिव संगठन बहुत है। ये महाराष्ट्र के जितने प्रोग्रेसिव संगठन हैं, उसमें जितने बोलने की क्षमता रखने वाले लोग हैं, उन सबको हम ट्रेन करना चाहते थे, और उन सबका समर्थन भी है। कई लोगों से मैंने बातचीत भी की है, उनके संगठन के प्रमुखों से, और इनको ट्रेन कर कर हर स्कूल में जाकर ये विषय पहुंचाए, पहले स्तर पर पूरे स्कूल में ये प्रोग्राम हो, जिसमें जादू टोना विरोधी कानून और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये विषय 2 घंटे में सामने रखा जाए। इसका पूरा हमने कैप्सूल तैयार किया है, उसके ऑलरेडी 3 ट्रेनिंग्स हो चुके हैं। इसमें चमत्कार कैसे करने, उसका किट भी हमने दिया है। तो ये चमत्कार कर कर लोगों को समझाना है। उसमें जो इंटरेस्टेड शिक्षक आपको मिलेंगे, उनको चुनना है, और हर स्कूल के इंटरेस्टेड शिक्षकों का हम ट्रेनिंग आगे लेंगे, ताकि हर जगह नया व्यक्ति जाकर वहां उस स्कूल में बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हर स्कूल में कम से कम 2 टीचर ऐसे होंगे कि जो इस विषय में ट्रेन रहेंगे। 5 दिन का ट्रेनिंग उन्होंने पूरा किया होगा। 5 दिन फुल टाइम ट्रेनिंग चलता है, रोज 8 घंटे ये कार्यक्रम चलता है।
जो हमारे वर्कशॉप होते हैं उसमें। तो ये जो ट्रेंड शिक्षक हो गए वो बाद में अपने स्कूल में इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक ढंग से हैंडल करेंगे। ये कानून इतना अच्छा बना है कि ये कानून समझाते समझाते आप पूरी तरह से अंधश्रद्धा निर्मूलन समझा सकते हो। अब कल मैं इसके डिटेल्स आपके सामने रखूंगा तब आपके ध्यान में आएगा। चमत्कार से लेकर तो भूत मंत्र तंत्र तक सभी बातें इसमें इन्वॉल्व की गई है, ताकि सभी प्रकार के अंधविश्वास उनके दूर हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पैठ उनके मन में बैठे, वो तार्किक विचार करने लगे। यानी हर साल में इस ढंग के कार्यक्रम हो। यानी हमने इस ढंग से प्लान किया था कि 5 साल में ऐसा पूरे महाराष्ट्र में एक भी स्कूल ऐसा बचेगा नहीं कि जहां तक ये बात पहुंची नहीं और जहां के शिक्षक ट्रेन नहीं हुए। अब इसमें शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए सामाजिक न्याय विभाग को अलग से खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षकों के ट्रेनिंग चलते रहते हैं, उनके साथ में इसको जोड़ना है। और सामाजिक न्याय विभाग अगर इसके लिए स्वतंत्र पैसा उपलब्ध करा दे तो उनके स्वतंत्र ट्रेनिंग हो सकते हैं। अभी जैसे हमने पुलिस के ट्रेनिंग लिए, मैंने 40 ट्रेनिंग अधिकारियों के लिए, तो ये 40 ट्रेनिंग में खर्चा तो गृह मंत्रालय ने किया है ना। ठीक है, मेरा मानधन, मेरा आने जाने का पैसा अभी तक गवर्नमेंट में दिया नहीं, वो बात छोड़ दीजिए। मैंने अपने जेब से पैसा डालकर, अपने गाड़ी का डीजल खुद जेब से डालकर, जाने आने में जो खर्चा आता है, खाने पीने का, मेरे साथ में सिक्योरिटी होते हैं उनका खर्चा सब उठाकर मैंने सब किया, क्योंकि मैं जानता था कि सरकार से पैसा आऊंगा मैं करूंगा, ऐसा सोचता था। तो ट्रेनिंग पूरे नहीं होते थे। लेकिन एक दिन का ट्रेनिंग सब अधिकारियों को जिला स्तर पर बुलाना है, तो उसका तो खर्चा कई लाखों का होता है, क्योंकि हर इंस्पेक्टर आता है अपनी गाड़ी लेकर आता है, हर थानेदार आता है अपनी गाड़ी लेकर आता है, अपने साथी लेकर आता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में से हर जगह से आता है, हर पुलिस स्टेशन से आता है। तो ये जो 100 आदमी 150 आदमी इकट्ठा होते हैं एक जगह जिला स्तर पर, तो उसका कई लाख का खर्चा आता है। ये सब गृह मंत्रालय ने उठाया। तो हमने इस ढंग से पूरी तरह से शिक्षकों का ट्रेनिंग होगा। शिक्षकों में भी ट्रेनर्स यानी ट्रेनिंग करने वाले ट्रेनर्स हम तैयार करें, मास्टर ट्रेनर्स जिसको कहते हैं, ये भी हमने प्लान किया था। ये सब प्लानिंग कागज पर है और उसके लिए हर साल 10 करोड़ की आवश्यकता है, और सरकार के टोटल सिस्टम में 10 करोड़ की इस झाड़ की पत्ती है। इतना पैसा वेस्ट होता है, मैं खुद जानता हूं, संबंधित रहा हूं। इतने अच्छे ढंग से इसका उपयोग किया जा सकता था, और बहुत अच्छे ढंग से। यानी 5 साल में ऐसा एक भी विद्यार्थी बचता नहीं कि जिसके कान पर ये नहीं जाता कि इस दुनिया में भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र नहीं होता है, किसी को करनी करने वाली बोलना, जादू टोना करने वाली बोलना, चेटुक करने वाली बोलना ये कानूनन गुनाह है। किसी को अपशकुनी है, तेरे कारण नुकसान होता है, तू गंदे पैरों वाली है, ऐसा बोलना भी कानूनन गुनाह है। मंत्र तंत्र से कोई किसी को मार नहीं सकता है, चमत्कार इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। ये सब बातें हर विद्यार्थी के पास जाती है, और हर विद्यार्थी घर जाकर चिल्लाता था कि माँ ऐसा है, माँ इस दुनिया में भूत नहीं होता है, माँ तू कहती है मंत्र तंत्र जादू टोना वो करने लगी, तुझे दीठ लगी, ये सब झूठा है। ऐसी ना ही कोई किसी को दीठ लगती है, ना दृष्ट लगती है, ना कोई इस ढंग से कुछ होता है, ये सब झूठा है। क्योंकि ये वानर सेना बहुत इफेक्टिव होती है। मैंने अपना काम ही स्कूल कॉलेजेस से शुरू किया है। ये वानर सेना चुप नहीं बैठती, घर में जाकर चिल्लाती है, माँ बाप तक बात पहुंचती है। तो ये बड़े पैमाने पर 5 साल में हमको करना था, और उसके साथ में एजुकेशन में बदलाव भी करना था। अभी एजुकेशन मिनिस्टर विनोद जी तावड़े थे, उन्होंने मुझे अभी वचन दिया था कि मानो साहब आप जो कहेंगे सब करेंगे, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग ही कुछ करने को तैयार नहीं है, सरकार के मुख्यमंत्री कुछ करना नहीं चाहते हैं। तो ये बाकी लोगों के आश्वासन और फिर वो सामाजिक न्याय विभाग के ओर से आगे जाना चाहिए, तो उसको एक ऑथेंटिसिटी आती है। ये सब बातें वहाँ रुक गई है, नहीं तो ये पूरे एजुकेशन में बदला। मुझे लगता है, मैं कभी पॉलिटिक्स में कभी मैं रुचि नहीं लेता हूँ, मैंने हमेशा अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग रखा है। इसीलिए भाजपा से लेकर शिवसेना में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है। मैंने अपने आप को पॉलिटिक्स के साथ में कभी जोड़ नहीं लिया, जो भी मेरी बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का हो तो भी। लेकिन मुझे बहुत लगता है कि ये 5 साल अगर मुझे
वही पुराने गवर्नमेंट के मिल जाते, राष्ट्रपति और कांग्रेस के, तो ये कानून कहाँ के कहाँ पहुंच जाता, ये काम कहाँ के कहाँ पहुंच जाता। पॉलिटिक्स के कारण इतना बड़ा अंतर आता है, इतना बड़ा फर्क पड़ता है, ये पहली बार मैं अपने जीवन में महसूस कर रहा हूं। तो ये फैक्ट्स है। करना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि अमल में लाना मुश्किल है, क्योंकि ये विचारों की गवर्नमेंट अगर कुछ करना नहीं चाहती है तो फिर मेरा समय और बर्बाद करेगी और 1-2 साल मेरे खराब कर देगी और कुछ नहीं होगा। जब तक मुझे एक गारंटी नहीं आती है तब तक करने में मतलब भी नहीं है, क्योंकि ये आसान बात नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्कूलों तक पहुंच जाए और बच्चे बदल जाए तो आगे की पूरी पीढ़ी बदल जाएगी, और पूरी की पूरी पीढ़ी बदलने के लिए उतना कन्विक्शन चाहिए। तो जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में ही डाउट है जिन लोगों के मन में, तो वो कैसे इसको बढ़ावा देंगे, ये सामने सवाल है। लोग बहुत अच्छे हैं, विनोद तावड़े जी भी बहुत अच्छे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र हमारे अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी भी बहुत अच्छे हैं, नितिन गडकरी जी भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस विचारधारा में इसके लिए स्कोप हो तो आगे बढ़ने की गुंजाइश है। मुझे लगता था कि इन चीजों को ये लोग सरपास कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए, ये फैक्ट है। आगे यह कानून पूरे देश में कैसे लागू हो सकता है, घनश्याम मौर्य। और वैसे ही सवाल है चेतन दावेदार जी का, जादूटोना विरोधी कानून पूरे भारत में लागू हो उसके लिए क्या किया जा सकता है। घनश्याम मौर्य और चेतन दावेदार। घनश्याम मौर्य और चेतन दावेदार, बराबर। इन्होंने सवाल ऐसा पूछा है कि ये कानून, जादूटोना विरोधी कानून पूरे देश में लागू हो, ऐसा कैसे किया जा सकता है। महाराष्ट्र में जैसे ही ये कानून लागू हुआ और ये समिति गठित हुई जिसको हम पीएमसी कहते हैं, जादूटोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावणी समिति, उसका मैं सह अध्यक्ष बना। अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं। तो बीच में रामदास जी आठवले मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे काम में हमेशा वो मदद करते आए। तो बीच में महाराष्ट्र में ऐसी बात हुई थी कि रामदास जी आठवले को ये ऑफर की गई कि महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री बन सकते हो, आपका संगठन का कोई व्यक्ति, लेकिन आप केंद्र में आग्रह मत रखो। तब मैं कई पॉलिटिक्स की बात कभी मेरे मित्रों से साथ नहीं करता हूं, जो पॉलिटिकल मित्र हैं उनके साथ कभी मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूं। फिर भी मैंने रामदास जी को फोन किया। मैंने रामदास जी को कहा कि रामदास जी, मैंने आज पेपर में पढ़ा है कि आपको ऑफर मिली है, सामाजिक न्याय मंत्री बनिए महाराष्ट्र के। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये आगे बढ़ने की बात नहीं, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत ही महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री बनने से हुई है, पॉलिटिकल शुरुआत हुई है। आप शरद पवार के मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय मंत्री थे, लेकिन अभी बनिए। अभी अगर आप सामाजिक न्याय मंत्री बनेंगे भाजपा और शिवसेना गवर्नमेंट में, तो ये कानून को हम इतनी ताकत से अमल में ला सकेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का एक सपना पूरा कर पाएंगे। तो इसके लिए आप बन जाइए, थोड़ा सा इधर उधर का छोड़ दीजिए। लेकिन उनके लिए महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री बनना यानी पीछे आना था। फिर वो केंद्र में सामाजिक न्याय मंत्री, राज्य मंत्री बने, कैबिनेट नहीं बने, स्टेट मिनिस्टर बने, लेकिन केंद्र के बने। तब मैंने हमेशा की तरह पकड़ा उनको। उन्होंने केंद्र में एक बैठक भी आयोजित की जिसमें उनके एडिशनल सेक्रेटरी आई थी। उस मीटिंग में उन्होंने वही सवाल खड़ा किया कि ये तो विषय हमारे सामाजिक न्याय विभाग में आता ही नहीं। फिर एबीसीडी से बात शुरू हुई उनके साथ में, क्योंकि इसके पहले रामदास जी आठवले जब बीजेपी का गवर्नमेंट था और रामदास जी आठवले कांग्रेस की ओर से एमपी थे, तब के सामाजिक न्याय मंत्री को मिलने के लिए हम गए थे। बीजेपी के गवर्नमेंट में, अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में वो सामाजिक न्याय मंत्री थे। उनका नाम याद आया तो मैं शायद आपके सामने कहूंगा।
तो उनसे जब हम मिलने गए थे तब उन्होंने ऐसी ही मीटिंग रखी थी, उनके सेक्रेटरी को बुलाया था, और सामाजिक न्याय विभाग केंद्र के मंत्री कहते हैं कि ये विषय हमारे मंत्रालय में अपेक्षित नहीं है, क्योंकि ये बैठता नहीं है कहीं पर, इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं। तब वे सामाजिक न्याय मंत्री चिढ़ गए थे। वे बोले कि अच्छा हो गया, मैंने अंधविश्वास के खिलाफ पीएचडी की है। अपने यहां जाति निर्मूलन के लिए है कि नहीं व्यवस्था? हाँ बोले, जाति निर्मूलन तो अपना प्रोग्राम है। फिर जाति निर्मूलन जात क्यों लोग मानते हैं? बोले मानते हैं, अंधविश्वास है कर कर। तो जात निर्मूलन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले अंधविश्वास दूर करना पड़ेगा। फिर हमारे यहां प्रावधान है कि नहीं? हाँ बोले, ऐसा सोचा तो फिर प्रावधान है। वही बात मैंने उन सेक्रेटरी के सामने सुनाई कि ये बात 10-15 साल पहले हुई थी, वही बात आप दोहरा रही हो। तो मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके लिए भी जगह है। वो मीटिंग हुई। वो मीटिंग होने के बाद में रामदास जी आठवले उत्साही थे, हम करेंगे। उसके बाद में हम नितिन गडकरी जी से भी मिले। नितिन गडकरी जी ने बहुत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम का उपयोग करो। तब नितिन जी गडकरी का बहुत दिल्ली में वजन था, तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि आज उनका कम है ऐसा मुझे कहना नहीं है, लेकिन तब बहुत ही ज़्यादा था। वो बोले आप जब भी सामाजिक न्याय मंत्री से मिलोगे तो उनसे कहिए कि नितिन जी गडकरी ने ही महाराष्ट्र में ये कानून होने के लिए काफ़ी यानी पुढ़ाकार लिया था, काफ़ी उन्होंने अगुवाई की थी। ये सब बातें उनसे कहिए, और आवश्यकता हो तो मुझसे बात करने के लिए भी कहिए, तो मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा आपको। इतना अनुकूल वातावरण तैयार हो चुका था। लेकिन मेरे सामने सवाल था कि महाराष्ट्र में ही कानून बनने के बाद में कुछ नहीं हो रहा है, ये लोग आगे कुछ कर नहीं रहे, तो केंद्र में कानून बनेगा कैसे? महाराष्ट्र तो प्रोग्रेसिव है। महाराष्ट्र के जिन लोगों के मैंने नाम लिए, प्रमुख लोगों के, वो सभी विचारों से प्रगत है एकदम कुछ। केंद्र में तो बड़ी दिक्कत है। तो यहां अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वहां क्या हो पाएगा? तो इसलिए मैंने आगे मीटिंग्स आयोजित करने की, आगे अगुवाई करने की कोशिश नहीं की। मैं महाराष्ट्र को एक रोल मॉडल कर देश के सामने खड़ा करना चाहता था। 3-4 सालों में इतना वातावरण बदल जाता, क्योंकि महाराष्ट्र में वो ताकत है। मेरे सैकड़ों कार्यकर्ता है, उसमें कम से कम 50-60 कार्यकर्ता कुछ हजारों की सभा हैंडल कर सकते हैं, इस क्षमता के वक्ता है। और पूरे महाराष्ट्र में कई प्रोग्रेसिव संगठन हैं जहां से हम 200-300 ऐसे बहुत अच्छे वक्ता निकाल सकते हैं जो ट्रेन कर सकते हैं सब लोगों को। और इस कारण पूरे महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार कर सकते थे, बड़े पैमाने पर केसेस दाखिल कर सकते थे, बड़े पैमाने पर पूरे के पूरे बदलाव हो, इस ढंग का वातावरण निर्माण कर सकते थे। और उसके बाद में केंद्र में अगर कानून करने का प्रयास किया तो उसको सही माने में बल मिलेगा और सही माने में बड़े पैमाने पर वो हो पाएगा। इसमें भी मुझे रामदास जी आठवले जी ने बहुत एक अच्छा सुझाव दिया था। वो बोले कि हम ऐसी एक समिति गठित करेंगे कि जिसके आधार पर पूरे देश में पहले अंधविश्वास का अभ्यास होगा। ये कमेटी ऐसी रहेगी कि पूरे देश में वो अभ्यास करेगी। राम बहुत चलता है, ध्यान में नहीं आता कि आदमी इतना इंटेलिजेंट है। तो फिर सभी स्टेट्स की बारीकियां हमारे पास होगी और उसके आधार पर बहुत। तो ये जो रामदास जी आठवले जी का सुझाव था बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही इनोवेटिव था, बहुत ही इंटेलिजेंट सुझाव था। लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार में ही कुछ नहीं हो रहा है, देखिए, एक मैं महाराष्ट्र सरकार के कमेटी की ओर से केंद्र में प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि पहले का गवर्नमेंट मेरे पीछे पूरी ताकत से खड़ा था। खुद मुख्यमंत्री मुझे उनकी ओर से चर्चा करने के लिए मातोश्री भेजते थे, बीजेपी के साथ चर्चा करने के लिए भेजते थे। सामाजिक न्याय मंत्री पूरी ताकत से खड़ा रहते थे, चाहे वो चंद्रकांत जी हांडोरे हो, चाहे वो शिवाजीराव मोगे हो। तब पूरे मंत्रालय में यह सिचुएशन थी कि मानव साहब बोलेंगे तो मंत्री महोदय कहीं भी सही करेंगे, क्योंकि मानव साहब तो कोई गलत बात तो बोलते नहीं कभी।
ये वातावरण था। और आज ये वातावरण है कि मंत्री लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं और मैं चक्कर मार रहा हूं। ये संदेश सब तक पहुंच गया है। तो इस वातावरण में क्या किया जा सकता है, कुछ निकलेगा क्या, ये मेरे सामने संदेह है। क्योंकि एक कानून बनने के लिए जो मेहनत लगती है, जिसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत लेनी पड़ती है, जेब में से खर्चे करने पड़ते हैं, मेरे कमाई के साधन रोककर मैं इन सब चीज़ों के ऊपर अपना समय देता हूँ, ये सब दिक्कतें पार कर कर काम करना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ निकले ऐसा दिखे तब करने में मजा आता है। तो मैं राह देख रहा था कि गवर्नमेंट बदले तो थोड़ा विचार करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट तो बदले नहीं। लोगों को यही गवर्नमेंट चाहिए जिसमें मॉब लिंचिंग होता है, लोग मारे जाते हैं धर्म के नाम पर, वही चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम हैं। तो महाराष्ट्र में ही बहुत बड़े पैमाने पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर प्रयास कर कर क्या निकलेगा, ये मेरे सामने सही माने में सवाल है। हालांकि नितिन जी गडकरी जी ने मुझे आश्वासन दिया और रामदास जी आठवले तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये विषय ऐसा है कि जो आज के गवर्नमेंट के विचारों के विपरीत है, इसलिए मुझे डिफिकल्ट लगता है। यह कानून आदिवासी समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या? बालाजी दामकोंडवार। बालाजी दामकोंडवार, इनका सवाल ऐसा है कि ये कानून आदिवासी लोगों के लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है क्या? आपने बहुत ही अलग सवाल पूछा और अच्छा सवाल पूछा। ये कानून जिनके सही से बना, उसमें मंत्री की सही होती है, शिवाजीराव मोघे सामाजिक न्याय मंत्री, वो खुद आदिवासी है। जब इस कानून के खिलाफ कुछ मंत्री लोग बोलते थे, तब मैंने खुद शिवाजीराव मोघे के मुंह से सुना है। वे कहते थे हमारे समाज के आदिवासी लोग बहुत इस कारण मारे जाते हैं, उनमें बहुत अंधविश्वास है, इसलिए इस कानून की बहुत आवश्यकता है। इस कानून के जो प्रावधान है, वो सभी के सभी प्रावधान करीबन, एक बाबाओं के चमत्कार छोड़ दिए तो बाकी सभी प्रावधान आदिवासी समाज को लागू होते हैं। आदिवासी समाज में बड़े पैमाने पर नरबली दिए जाते हैं। अब ये कानून के कारण नरबली रुकेंगे क्या? नहीं, कानून के आधार पर जो प्रचार प्रसार होगा, लोगों का प्रबोधन होगा, उसके आधार पर नरबली रुकेंगे। लेकिन आदिवासी समाज में बड़े पैमाने पर, जिसको हम विच हंटिंग कहते हैं, करनी करने वाली, जादू टोना करने वाली व्यक्ति कर किसी को डिक्लेयर किया जाता है, उसको मारा जाता है और जान से मारा जाता है। यह प्रमाण ग्रामीण विभाग में बड़े पैमाने पर है। मुंबई जैसे झोपड़पट्टी में भी होता है, नागपुर जैसे झोपड़पट्टी में भी होता है, लेकिन आदिवासी एरिया में बड़े पैमाने पर होता है और पूरा का पूरा गांव इकट्ठा कर उस व्यक्ति को खत्म कर डालता है, जबकि कोई इस दुनिया में जादू टोना कर नहीं सकता है। ये आज भी हमारे समाज में बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो इसीलिए मैंने ये कानून बनने को केवल महत्व नहीं दिया, ये कानून बनने के बाद में सरकार अधिकृत तरीके से इसका प्रचार प्रसार कर सकती है, उसके लिए प्रावधान कर सकती है। आज तक हमारे 2 संगठन महाराष्ट्र में काम करते आए हैं, लेकिन हमारी ताकत के अनुसार हमारी ताकत बहुत मर्यादित है। कार्यकर्ता बहुत है, मिशनरी स्पिरिट के कार्यकर्ता है, जान जोखिम में डालकर काम करने के लिए तैयार कार्यकर्ता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तुलना किया जाए तो कोई खड़ा भी नहीं कर सकता है। हर जिले में सामाजिक न्याय भवन है, सामाजिक विभाग है, उनके अधिकारी है। उनके साथ में अगर कार्यकर्ताओं की जोड़ बैठ जाए, जैसा हमने किया ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स, उस ढंग से हर देहात में कार्यक्रम हो सकते हैं, हर आदिवासी पाड़ा में कार्यक्रम हो सकते हैं, उनके कान तक ये बात जा सकती है। हर बैगा को, भगत को, मांत्रिक को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनके ट्रेनिंग लिए जा सकते हैं, जो मैं पुलिस ट्रेनिंग में समझाते आया हूं
कि आपके थाने के एरिया में जितने भी मांत्रिक सांप का विष उतारने वाले हैं उनकी मीटिंग लो, उनको समझाओ ये कानूनन अपराध है, उनको समझाओ कि बशेला सांप अगर काटता है तो दुनिया का कोई भी मंत्र तंत्र उसको रोक नहीं सकता है, इसलिए तुम्हारे पास अगर आएगा तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, ये सलाह दो। लगे तो मंत्र डालते डालते ले जाओ तुम खुद, लेकिन ये सलाह दो तुरंत। तो ये जो मांत्रिक है, परंपरागत भगत है, उनका भी ट्रेनिंग होना और उनको भी इस काम के साथ में जोड़ लेना ये संभव है। ऑलरेडी चाइना ने किया है, जिसको बेयरफुट डॉक्टर्स उन्होंने कहा आगे चलकर, ये हम हमारे यहां भी कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे प्लानिंग में सम्मिलित था। तो ये सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। और आदिवासी एरिया में तो अंधविश्वास के कारण बहुत नुकसान होता है। केवल नुकसान नहीं होता है, जान जाती है, लोग मारे जाते हैं, बड़े पैमाने पर मारे जाते हैं और उसकी कंप्लेंट तक नहीं होती, पुलिस स्टेशन तक कोई जाता नहीं, क्योंकि जिसके घर की व्यक्ति मारी जाती है उसके घर के लोगों को भी लगता है कि यह जादू टोना करने वाली है, क्योंकि भगत ने कहा है तो इसका मतलब है ही, देवी ने कहा है तो इसका मतलब है ही। तो घर के ही लोग अगर सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, घर के ही लोग अगर पुलिस के पास में कंप्लेंट नहीं कर रहे, तो वो व्यक्ति मारी गई है किसी को पता भी नहीं चलता है। अभी अभी कुछ रिपोर्ट्स होते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई कार्यकर्ता होता है, किसी ने भाषण सुना हुआ होता है, वो पुढ़ाकार लेता है, अगुवाई करता है, इसलिए कंप्लेंट्स होती है। लेकिन आम अंधविश्वासी आदमी इसके कंप्लेंट्स भी नहीं करते। तो आदिवासी एरिया के लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए शिवाजीराव मोघे जो बार बार कहते थे और आखिरी तक ये कानून होने के लिए अड़कर रहे, वो उसके पीछे का कारण भी वो था कि मेरा आदिवासी समाज बड़े पैमाने पर इस कारण प्रभावित है, उसका बहुत नुकसान होता है और उसको बचाना मेरा कर्तव्य है, ऐसा वो मानते थे। सभी समाज के बारे में, केवल आदिवासी समाज को इसका फायदा नहीं मिलेगा, केवल कानून का नहीं, कानून के साथ में प्रचार प्रसार और प्रबोधन होना बहुत आवश्यक है, तब उसके सही माने में परिणाम हमको दिखेंगे और मिलेंगे। ये जो अंधविश्वासी धारावाहिक होते हैं उनको निर्मूलन कैसे हो, क्योंकि इनके कारण बच्चों और औरतों में बहुत ज्यादा अंधश्रद्धाएं फैलती। एनिमल अक्खी, नहीं क्या, ये जो धारावाहिक सीरियल आते हैं टीवी सीरियल पे, जिसमें बहुत अंधविश्वास होते हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? एनिमल अक्खी नाम के चैनल से। एनिमल अक्खी नाम के चैनल से ये सवाल है कि जो अंधविश्वास फैलाने वाले धारावाहिक होते हैं उसके कारण बच्चों में और स्त्रियों में बहुत अंधविश्वास फैलते हैं, तो इनको कैसे रोका जाए। इसीलिए तो ये समिति गठित हुई जिसको हम कहते हैं PIMC, जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति। उसमें हमने ये भी प्लान किया था कि सरकार के वकीलों का एक सेल तैयार किया जाएगा। जब भी कोई धारावाहिक में ऐसी चीज मिलेगी उसको नोटिस दिया जाएगा पहली, और दूसरी बार उस पर एक्शन ली जाएगी। नोटिस के बाद में अगर उन्होंने रोका नहीं तो सीधा एक्शन ली जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून में एक प्रावधान है कि उसमें जिन चीजों पर पाबंदी लाई गई है कानून के अनुसार, उसका प्रचार प्रसार महाराष्ट्र के एरिया में करना ये कानूनन अपराध है। और ये कानूनन अपराध कितना गंभीर है, जितना प्रत्यक्ष उस व्यक्ति ने उल्लंघन किया उतना ही उसका प्रचार और प्रसार गंभीर है, उतना ही प्रावधान है उसमें शिक्षा का। यानी इसमें जुर्माना और पनिशमेंट, 6 महीने कम से कम जेल में जाने का पनिशमेंट प्रचार और प्रसार करने वाले व्यक्ति को भी होता है। अब चाहे वो दिल्ली से प्रसारित हो, चाहे कहीं से भी प्रसारित हो, लेकिन महाराष्ट्र के एरिया के अंदर प्रसारित हो रहा है तो इसलिए उस पर एक्शन ली जा सकती है। लेकिन ये इतना बड़ा काम है कि ये सरकारी तंत्र की ओर से होना चाहिए, और ये संभव है, कानून में वो गुंजाइश है और सरकार ऐसी यंत्रणा खड़ी कर सकती है। ये तो सभी उसमें बातें लिखी गई थी ना, जो प्रपोजल सरकार को दिया था और जो सरकार ने ऑलरेडी, पुराने सरकार ने सैंक्शन किया और आगे के सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सभी बातें उसमें है कि ऐसा एक सेल तैयार करे, ये सेल के जरिए एक्शन ली जाए। ये 5 सालों में पूरे देश का टीवी सुधर जाता, क्योंकि बंबई में प्रसारित किए बगैर कोई भी टीवी चल नहीं सकता है। बंबई में सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता है।
यानी नेपाली टीवी भी अगर जिंदा रहना है तो उसको बंबई में प्रसारित होना पड़ता है, तो नेपाली टीवी भी सुधर जाता। इतनी क्षमता इस कानून में है, सरकार करना चाहे तो। पर्सनल लेवल पर करेंगे तो एक एक फाइट इतनी लंबी हो जाती है, और इतने बड़े टीवी जैसे माध्यमों से फाइट करना, उनके पास पैसों की कमी नहीं रहती है। हम लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा करे, PIL डाले, फिर उसमें लड़ते रहे, ये बहुत लंबी लड़ाई है। और ये लड़ाई कानून बनने के बाद थर्ड पार्टी ने करने की क्या आवश्यकता है, हम जैसे अलग संगठन ने करने की क्या आवश्यकता है, सरकार ने क्यों नहीं करनी चाहिए? सरकार का ये कर्तव्य है। सरकार तो हमारी है ना, हमने चुनकर दी होती है ना। अब ये बात अलग है कि अलग विचारों की सरकार आने के बाद में वो करना नहीं चाहती, ये बात अलग है, लेकिन सरकार का कर्तव्य है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर तो सरकार का ये कर्तव्य है। ये सब किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। पर्सनल लेवल पर करेंगे तो एक एक फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने नोटिस भेजा तो हमारे नोटिस को तो कोई कीमत नहीं देने वाले। सरकार की ओर से नोटिस जाती है तो उसका मतलब ही अलग होता है। तो ये सब काम ये समिति की ओर से होने की अपेक्षा थी, तो मैंने आपके सामने दिक्कत तो रखी, और बहुत अच्छे ढंग से ये टीवी को सीधा किया जा सकता है ये कानून के जरिए। मैं पहले से कह रहा था कि महाराष्ट्र का कानून पूरे देश को लागू होता है टीवी के जरिए, क्योंकि टीवी मुंबई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, कोई भी टीवी। और मुंबई में अगर वो प्रसारित होता है तो उसको कानून लगता है, और इसलिए उनको उसके अनुसार बदलाव लाना पड़ेगा अपने आप में। इतना इफेक्टिव ये कानून है, क्योंकि इसमें प्रचार और प्रसार इक्वल गुनाह तय किया गया है। कल आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी होगी। नेक्स्ट, कभी इस कानून के तहत कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में ऐसा बोला जाता है कि कानून का जो पेज है वो ऑनलाइन ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? रवि पुंसे इनका सवाल ऐसा है कि जब भी कभी पुलिस स्टेशन में इस कानून के आधार पर कोई कंप्लेंट करने को जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसका कानून का पेज ओपन नहीं होता है। अब ये तो कोई ये नहीं रहा। ये अगर कोई पुलिस स्टेशन में कोई इंस्पेक्टर दावा करता है तो उसके खिलाफ सीधा DG के तरफ कंप्लेंट कीजिए, गृह मंत्री के तरफ कंप्लेंट कीजिए। गृह मंत्री के नाम से एक पत्र डालिए, DG के नाम से एक पत्र डालिए, और आपके एरिया के जो पुलिस महानिरीक्षक है, IG है, उनके नाम से एक कंप्लेंट डालिए कि ये इंस्पेक्टर ने ऐसा जवाब दिया। ये कोई जवाब हुआ कि मेरा पेज ओपन नहीं हो रहा इसलिए मैं कानून अमल में नहीं लाऊंगा? या तो कानून आपको ज्ञात नहीं है, ये भी एक्सक्यूज नहीं है, तो पेज ओपन हो रहा नहीं हो रहा, ये एक्सक्यूज कैसे क्या हो सकता है? ये तो उस अधिकारी की यानी काम चोरी है और कुछ नहीं है। दूसरा शब्द मैं उपयोग में नहीं लाऊंगा। 10 मार्ग है कानून का कॉपी प्राप्त करने के। पेज ओपन नहीं हो रहा, ये कोई जवाब ही नहीं दे सकता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस जवाब को पब्लिक के सामने रखिए कि ऐसा जवाब दिया है अमुक अमुक पुलिस अधिकारी ने। ये करना चाहिए हमने। ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जवाब नहीं दे सकता है कि महाराष्ट्र शासन का पेज नहीं ओपन हो रहा इसलिए मैं कानून अमल में नहीं ला रहा हूं। तो ये तो काम चोरी हो गई, दूसरा कोई शब्द मेरे पास नहीं है इसके लिए। इस कानून में पाखंडी लोगों के लिए क्या सजा है, सजा का प्रावधान? M मुश्ताक शेख इनका सवाल ऐसा है कि इस कानून में पाखंडी लोगों के लिए क्या सजा का प्रावधान है। देखिए, पाखंडी ये शब्द बहुत ही व्यापक है, इसलिए इस कानून के अनुसार जिन चीजों पर पाबंदी लाई गई है, जो चीजें प्रोहिबिट की गई है, उसके लिए सजा का प्रावधान मैं बता सकता हूं। और जो चीजें प्रोहिबिट की गई है उसके बारे में विस्तार से मैं कल आपके सामने बात रखूंगा। सबसे पहली बात, अगर ये कानून में जो प्रावधान है, जो प्रोहिबिट की गई है, वो कोई भी चीज अगर करता है कोई व्यक्ति, चाहे उसका उद्देश्य अच्छा हो चाहे बुरा हो, तो करने वाला व्यक्ति
जो व्यक्ति ये करता है उसके साथ में उसको समर्थन देने वाला व्यक्ति, उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति और उस कृति को प्रसारित करने वाला व्यक्ति, इन सभी व्यक्तियों को कम से कम 6 माह जेल की सजा है, उसका प्रावधान है। 6 माह जेल की सजा प्लस 5,000 रुपए जुर्माना से लेकर तो 7 साल की सजा का प्रावधान और 50,000 तक का जुर्माना न्यायमूर्ति दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम 6 माह की सजा इसमें और नहीं है, 5,000 रुपए जुर्माना। तो जो भी होगा ये कानून के तहत गुनाह पात्र तय होता होगा तो उसको कम से कम 6 माह जेल में जाना पड़ेगा, 7 साल तक जेल में जाना पड़ेगा और 5,000 से 50,000 तक जुर्माना, इस ढंग का प्रावधान इसमें है। लेकिन पाखंडी ये शब्द बहुत ही व्यापक है। किन चीजों के लिए, किन व्यक्तियों के लिए लागू होता है, जब मैं कानून की बारीकी आपके सामने कल रखूंगा तब आपके ध्यान में आएगा। अगर आपको 5 साल के लिए सामाजिक न्याय मंत्री बना दिया जाए तो आपकी क्या रणनीति होगी, और आप, क्योंकि आपके पास सब कुछ करने की अथॉरिटी होगी, आप क्या बदलाव करना चाहेंगे? यूनुस हुक्केरी, इनका सवाल ऐसा है कि अगर आपको 5 साल के लिए सामाजिक न्याय मंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कर पाते? आपके पास सभी अथॉरिटी होती है। मुझे सामाजिक न्याय मंत्री बनने की भी आवश्यकता नहीं है। शिवाजीराव मोघे जैसा सामाजिक न्याय मंत्री, अजित पवार जैसे उप मुख्यमंत्री और पृथ्वीराज चौहान जैसे मुख्यमंत्री मिल जाए और मुझे ये समिति के मार्फत, पीआईएमसी के मार्फत काम करने का अवसर मिल जाए और हर साल मुझे केवल 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करा दिए जाए जो सरकारी खर्च करेंगे, मैं उनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो मैं 5 साल में पूरे महाराष्ट्र का चरित्र बदल सकता हूं। मैं नहीं, जो काम होगा वो काम बदल सकता है। 5 साल के बाद में एक गांव में एक भी ये पता न होने वाली एक भी व्यक्ति नहीं होगी। अगर ये सबके नॉलेज में आता है तो अंधविश्वास बचने की गुंजाइश बहुत कम होती है और उनके परिणाम हत्या तक जाने की परिणति होने की गुंजाइश तो बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए ये काम इतना कठिन नहीं है, केवल 5 साल की बात है, क्योंकि सरकारी यंत्रणा इतनी बड़ी ऑलरेडी है। हमने जो प्रपोजल सरकार को दिया था उसमें यह व्यवस्था थी कि सरकार के यंत्रणा के हर व्यक्ति का ट्रेनिंग होगा जिसका आम आदमी के साथ में संपर्क आता है, चाहे वो आंगनवाड़ी सेविका हो, चाहे वो आरोग्य सेवक हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के कर्मचारी हो जिसमें ग्राम सेवक से लेकर बाकी सभी लोग आते हैं, पुलिस पाटिल हो, यानी गांव से जुड़े हुए जितने भी सरकारी यंत्रणा के नीचे के लोग हैं, तबके के, जिनका लोगों के साथ में डायरेक्ट संबंध आता है, उन सबको इस ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करने वाले थे। पुलिस का हर सिपाही, और ये 5 साल में हो जाता, क्योंकि ऑलरेडी गए 30-40 सालों से जो लोग काम करते आए हैं, महाराष्ट्र में बहुत पुरोगामी संगठन है, उन सभी के अच्छे बोलने वाले लोगों को हम इन्वॉल्व करने वाले थे इसमें। वो प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। तो इतने बड़े पैमाने पर प्रबोधन होता कि ये प्रबोधन के कारण इसका प्रमाण इतना कम हो जाता और लोगों की सोच बदल जाती, लोग अलग ढंग से सोचने लगते, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन का हिस्सा बन जाता, पूरा महाराष्ट्र का काया पालट होता। यूरोप बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन 400 सालों में यूरोप ने पूरे दुनिया पर राज किया, क्योंकि वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ते गया, लोग बदलते गए, अंधविश्वास कम होते गए, उन्होंने पूरे दुनिया पर राज किया। यूरोप का 15वें शताब्दी के बाद का विकास ये पूरे वैज्ञानिक प्रगति का विकास है। वहां भी विच हंटिंग होता था 18वीं 19वीं शताब्दी तक, वहां भी बहुत अंधविश्वास थे। विज्ञान के साथ में वैज्ञानिक सोच बढ़ते गई, पूरा यूरोप पूरे दुनिया पर राज करने लग गया।
महाराष्ट्र के बारे में भी इतना सुंदर परिवर्तन पॉसिबल है, आज संभव है, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी पुरोगामी प्रोग्रेसिव लोगों ने काम किया है, वारकरी संप्रदाय का काम है, फुटिंग्स उपलब्ध है, शाहू फुले आंबेडकर जी का काम है, और कई प्रोग्रेसिव मूवमेंट आज भी महाराष्ट्र में काम कर रही है। इन सबको मिलाकर महाराष्ट्र में तो बहुत ताकतवान ये काम हो सकता है। इसलिए मुझे सामाजिक न्याय मंत्री बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्री बनने के साथ में बाकी भी काम आ जाते हैं। केवल ये पीएमसी की समिति और उसके पीछे अगर पूरा सरकार खड़ा रहे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री खड़े रहे, और कुछ बजट आवंटित किया जाए, बजट की भी मुझे चिंता नहीं लगती है। इसलिए नहीं लगती कि सरकार के पास पैसा होता है। जैसा कि हमारे ये पीएमसी के जो जिला स्तर के यूनिट थे, उसके प्रमुख रहते थे एडिशनल कलेक्टर अध्यक्ष। अब मैं तो गांव गांव गया हूं, हर जिले में गया हूं, 2 ट्रेनिंग्स के लिए गया हूं, एक पुलिस के ट्रेनिंग के लिए और दूसरा ये जाहिर व्याख्यान के लिए। हर जिले में 2 बार गया हूं। तो वहां के जो एडिशनल कलेक्टर होते थे वो मुझे कहते थे, सर काय को सामाजिक न्याय मंत्री और इन सब चीजें झंझट में पड़ते हो, तुम्हारे 2-4 शिविर तो हम ही निकाल देते हैं, हमारे पास इतना पैसा होता ही है, सरकार का ही पैसा होता है, आप कहिए केवल। यानी इतना अच्छा वातावरण बन चुका था कि हर अधिकारी को लगता था ये मेरा काम है। ये मेरी विशेषता रही कि मैं सबको इतने अच्छे ढंग से इन्वॉल्व कर पाया। ये मेरा काम है, ये काम की बहुत आवश्यकता है। वो शुरुआत तो अजित पवार जी ने की थी। फोन करने के बाद में वो कहते थे वो श्याम मानव का काम है, एक पुण्य कर्म है, हमको करना है। तो वही बात सब तक फैलते गई कि पुण्य कर्म है, अपने को एक काम करना है। इसलिए बिना दिक्कत मेरे काम होते गए सरकारी यंत्रणा में। तो सरकारी यंत्रणा में ऑलरेडी पैसा होता है। मैं सामाजिक आदिवासी विभाग के सचिव को मिलने गया, उन्होंने फट से मुझे ऑफर दी कि हमें एक प्रपोजल दो, हम 3 करोड़ रुपए आपकी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं केवल हमारे जिले में काम करने के लिए। हमारे पास पैसा है, लेकिन काम करने के लिए हमारे पास कुछ अच्छा काम करने के लिए लोग नहीं। आदिवासी का महत्व का काम है, केवल आपको आदिवासी एरिया में वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। केवल सामाजिक न्याय विभाग की ओर से हमको एक प्रपोजल दे दो, मैं तुरंत 3 करोड़ रुपए तुमको निकाल देता हूं। तो मैं जब ये सरकारी अधिकारियों से बात कर रहा था तब मेरे ध्यान में आया कि पैसा ये प्रॉब्लम ही नहीं है सरकारी यंत्रणा में। ऑलरेडी उनके पास अलग अलग बजट्स होते ही हैं, उसका भी बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है। और अभी सरकारी यंत्रणा में भ्रष्टाचार बहुत होता है वगैरह वगैरह, ये सब बातें सही है, वो झूठी है ऐसा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अच्छा काम करने की इच्छा होती है। मैं मेरे जीवन में बाकी 10 काम ऐसे कर रहा हूं तो एक अच्छा काम करने की इच्छा तो हर एक के मन में होती है। वो केवल जागरूक करनी है, उसको पकड़ना है और उसका उपयोग करवा लेना है। तो ये हो सकता है, ये मेरा विश्वास है, और ये होना भी चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, ये दिक्कत है। आगे कई बार डॉक्टर लोग भी ट्रीटमेंट के वक्त ऐसा बोल देते हैं कि बाहर का कुछ होगा, ऐसी सलाह देते हैं, ऐसे में हमने क्या करना चाहिए? विशाल तोटे। विशाल धोटे, इनका सवाल है कि कई बार डॉक्टरी ट्रीटमेंट जब शुरू होती है तब डॉक्टर भी कहते हैं कि ये बाहर का कुछ तो भी है, ऐसा सलाह वो अपने पेशेंट को देते हैं। उस वक्त हमने क्या करना चाहिए? आपने जो बात कही वो सही है, कई डॉक्टर भी अंधविश्वासी होते हैं। अब इसमें मैं भेद करता हूं। समझो कोई अगर एमबीबीएस डॉक्टर है और वो ये कहता है तो ये तो बहुत ही गंभीर अपराध है, क्योंकि उसके एजुकेशन में और एमबीबीएस को जो प्रवेश लेते हैं वो बहुत होशियार डॉक्टर होते हैं ऐसा माना जाता है, क्योंकि विद्यार्थी कर बहुत होशियार के बिना तो एमबीबीएस को प्रवेश ही नहीं मिलता है। तो व्यक्ति भी होशियार है, उसके एजुकेशन में कहीं भी अंधविश्वास को जगह नहीं है। ठीक है, अंधविश्वास उसके एजुकेशन के द्वारा दूर नहीं किया गया है, लेकिन कहीं भी जगह नहीं है। ऐसी अवस्था में अगर कोई एमबीबीएस या फिर उस ढंग की एमडी वगैरह एमएस जैसी व्यक्ति अगर कहती है तो उसकी तो सीधी तरीके से जाहिर तरीके से बदनामी करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस व्यक्ति ने ऐसा सलाह दिया, ऐसा जाहिर करना चाहिए।
ताकि हर डॉक्टर के मन में डर बैठ जाए कि ये ऐसी सलाह मैं किसी को ना दूं। ये उसका खुद का अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन उसके एजुकेशन में इस अंधविश्वास को बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। एमबीबीएस की डिग्री ये अंधविश्वास के साथ उसको नहीं मिली है। वही उसको अगर बीएमएस की डिग्री है तो आप कैसी कंप्लेंट करें? उसके एजुकेशन में ही मंत्र तंत्र पढ़ाए जाते हैं। अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर डिग्री प्राप्त भी है और उसके एजुकेशन में ही मंत्र तंत्र पढ़ाए गए हैं, तो वो अगर किसी को सलाह देगा बाहर का है, तो उस बेचारे को कहां तक दोष दे? गलत है, झूठ है, लेकिन उसके एजुकेशन में उसको पढ़ाया गया है। और होम्योपैथिक डॉक्टर से तो कोई अपेक्षा करना संभव नहीं है। इसलिए आपने डॉक्टर कहा, तो डॉक्टर अगर एमबीबीएस है तो आप आईएमए को कंप्लेंट कीजिए, मेडिकल काउंसिल को कंप्लेंट कीजिए, और सबसे पहला काम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सोशल मीडिया पर भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस डॉक्टर का नाम उजागर कीजिए, ताकि फिर कोई ऐसी सलाह देने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि ये साइंटिफिक अपराध है, उसके एजुकेशन का अपराध है। उसने तो अपनी डिग्री वापस करनी चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री वापस करनी चाहिए। अगर बाहर का कुछ है ऐसा उसको लगता है तो वो क्या पढ़ा, फिर उसके पढ़ाई को मतलब क्या है? तो ये बात है। ऐसे कई डॉक्टर होते हैं, मुझे मालूम है। कई डॉक्टरों को मैंने जाहिर तरीके से बदनाम भी किया है, उनका नाम लेकर बोला है, उनके खिलाफ आंदोलन भी किए हैं, और ये करना बहुत आवश्यक होता है। आगे राजू दीक्षित जैसे मनोवृत्ति वाले लोग भारत में आजकल बड़े पैमाने पर दिखाई देने लगे, तो ऐसे लोगों के दिमाग में ये बात कौन डालता है और उस पर उपाय क्या है? जयराम कृष्ण डालते। जयराम कृष्ण डामरे, इनका सवाल ऐसा है कि राजू दीक्षित जैसे लोग आजकल बहुत दिखाई दे रहे हैं, इनके दिमाग में ऐसी बातें कौन डालता है? आपने राजू दीक्षित जैसे लोग कहा, उनके बारे में तो अलग बात हो सकती है, चर्चा हो सकती है, लेकिन राजू दीक्षित के दिमाग में किसी ने नहीं डाला है। जहां तक मेरी समझ है, राजू दीक्षित बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, होशियार व्यक्ति थे। उनमें जो कुछ विशेषताएं थी, जैसे अच्छे बोल लेते हैं, अच्छा अभ्यास कर पाते हैं, होशियार दिमाग है, वो देखते हुए उनके दिमाग में कोई गलत बातें नहीं डाल सकता। और मैंने जो उनका सीडी सुना है, ये गलत जानकारी का परिणाम नहीं है, ये विशेष मनोवृत्ति का परिणाम है। एक दुष्ट मनोवृत्ति जो होती है उसका परिणाम है। इसलिए उनको तो दिमाग में कोई कुछ डाल नहीं सकता है। खुद उनका वो दिमाग है जो दूसरों के दिमागों को प्रभावित करते थे, दूषित करते थे, प्रदूषित करते थे। अब ये हो सकता है इस ढंग की विचारधारा सुनकर कुछ लोग प्रभावित होते हैं, उनको जानकारी का अभाव होता है, हाईली सजेस्टिबल होते हैं, तार्किक विचार करने की क्षमता नहीं होते हैं। और ऐसे तार्किक विचार करने की क्षमता न होने वाले, पहले से अंधविश्वासु मनोवृत्ति होने वाले लोग जब कोई प्रभावी ढंग से बात करने वाले व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं, तो उनके कारण वो प्रभावित होकर ऐसी झूठी बातें अपने जीवन में स्वीकार सकते हैं, और फिर जो विष उनके दिमाग में बैठ गया है, वो विष बाकी लोगों के मन में डालने का वो काम करते रहते हैं। ऐसा बाकी लोगों के बारे में हो सकता है। इसलिए वो राजू दीक्षित जैसी बात करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन वो विक्टिम होंगे। लेकिन मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि राजू दीक्षित ये विक्टिम नहीं थे, वो जानबूझकर, समझबूझकर सब कर रहे थे। वो मुझे अच्छे ढंग से पहचानते थे। जब नए नए बोलने लग गए, तब मेरे और उनके व्याख्यान पैरेलल रखे गए थे। मुझे मालूम था, मैं महाराष्ट्र का प्रसिद्ध वक्ता था तब भी, और उनको मालूम नहीं था। उनको कानून के बारे में अगर ऐसा लगता है तो मेरे साथ वो खुद बात नहीं कर सकते थे।
वे खुद कहते हैं मैंने नरेंद्र दाभोलकर जी के घर में रहकर ये जानकारी ली और उनके घर के सब लोग कह रहे हैं कि राजू दीक्षित कभी उनके घर में आए ही नहीं है। और उनके परिचित दाभोलकर जी के परिचित को किसी को मालूम नहीं कि राजू दीक्षित और दाभोलकर जी का कभी एक दूसरे के साथ में संवाद हुआ था। तो इतना झूठ बोलने वाला ये व्यक्ति, थोड़ी भी प्रामाणिकता होती तो मुझसे मिलते, मेरे से जानकारी लेते, भाई आपने ये कानून बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हो तो ये कानून में ऐसा ऐसा है, क्या है, समझ लेते, थोड़ी भी प्रामाणिकता होती। तो जब ये इस ढंग से लोगों को भड़काते हैं झूठी बातें कर कर, तो आप कह नहीं सकते हो कि ये व्यक्ति प्रामाणिक था। प्रामाणिकता का आभास निर्माण किया जा सकता है, वो उन्होंने किया ऐसा बोल सकते हैं। याद रखिए, मैं किसी पर भी आरोप नहीं करता हूं। जब तक मैं 100% कन्विंस नहीं होता हूं, मैं कभी किसी पर आरोप नहीं करता हूं। हमेशा मैं गुंजाइश रखी है कि गलतफहमी हो सकती है, इसलिए उस व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा। लेकिन राजू दीक्षित का 2 घंटे का भाषण सुनने के बाद में वहां गलतफहमी के लिए कोई चांस नहीं है। फिर वो सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए हैं। वो 3 घंटे 26 मिनट की जो सीढ़ी है कानून के संदर्भ में, मेरे संदर्भ में, दाभोलकर के संदर्भ में, उसमें उनका तो 2 घंटे भाषण है। वो 2 घंटे भाषण सुनने के बाद में कोई गुंजाइश नहीं बचती है। इसलिए इन जैसे व्यक्तियों को इसमें हमें भेद करना पड़ेगा। ऐसी बातें बोलने वाले काफी लोग विक्टिम हो सकते हैं, लेकिन राजू दीक्षित विक्टिम नहीं थे। आज के समय में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर इतना अंधविश्वास फैलाया जाता है, इस पे रोक कैसे लगाए? सिद्धार्थ बच्चा। सिद्धार्थ बच्छाव इनका सवाल है कि आजकल ये सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर इतने बड़े पैमाने पर अंधविश्वास फैलाया जाता है कि इसको रोक कैसी लगाई जाए। देखिए, रोक लगाने के लिए तो कानून है। जैसे जादू टोना विरोधी महाराष्ट्र में कानून है, ये कानून तो हर मीडियम को लगता है, सोशल मीडिया को भी लगता है, यूट्यूब को भी लगता है, सबको लगता है। सब पर महाराष्ट्र में केसेस दाखिल हो सकती है। लेकिन ये करने के लिए सरकारी तंत्र चाहिए ना, जो एक इफेक्टिव तंत्र होगा, अधिकृत तंत्र होगा, क्योंकि कानून बन चुका है उस विषय पर। एक बात। दूसरी बात, लोकतंत्र की हमेशा अड़चन होती है। जो विचार की स्वतंत्रता होती है, उसमें अपने अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होती है। उसमें अंधविश्वास के भी किसी के विचार हो सकते हैं, तो अंधविश्वास के भी विचार रखने का किसी को अवसर हो सकता है। लेकिन जिन विचारों के फैलाव के कारण लोगों का नुकसान होता है, वो रोकने का कानूनन अधिकार स्टेट को होता है, केंद्र को होता है, उस देश को होता है, तो उस देश का कानून उसको लागू होता है। जहां कानून की मर्यादा नहीं है, वहां आपको बात रखने का पूरी तरह से अधिकार है। इसलिए हमको भेद करने पड़ेंगे, और वो कानून में स्पष्ट भेद है। अगर आप कोई व्यक्ति जादू टोना करती इसका समर्थन करते हैं, तो डायरेक्टली ये कानून लागू होता है, क्योंकि यह अंधविश्वास को बढ़ावा है। यानी कहां पर नुकसान होता है, कहां पर नुकसान नहीं होता है, यह कानूनन तय किया जा सकता है। तो उस मर्यादा के बाहर आप कोई भी, अभी किसी ने कहा कि मैं भगवान की पूजा करता हूं, भगवान मुझ पर प्रसन्न होते हैं, तो वहां कानून कुछ नहीं करेगा। ठीक है भाई, आपको धर्म की स्वतंत्रता दी है, उपासना स्वतंत्रता है, उसके जरिए आपको जो लगता है वो आपको लगने दो। किसी ने कहा मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए इसलिए मैंने MBBS पास किया, ठीक है, कह दिया उसने। फिर सवाल पूछा जा सकता है कि आपने MBBS को अभ्यास करने की क्या जरूरत थी, MBBS कॉलेज में प्रवेश लेने की क्या जरूरत थी? भगवान की कृपा है तो अपने आप सब होना चाहिए ना। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन वो कहेगा ये कोई गुनाह नहीं होगा। तो कहने का मतलब ऐसा है कि अंधविश्वास किस हद तक फैला है। अभी जैसे
इसको अंधविश्वास कहना कि नहीं, यहां भी सवाल खड़ा होगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह अंधविश्वास है, महाराष्ट्र की संत परंपरा के अनुसार यह अंधविश्वास है, लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति के अनुसार यह अंधविश्वास नहीं होगा। इसलिए कानून की जो मर्यादा है, उस मर्यादा में अगर आप कोई बात सोशल मीडिया पर रखते हो और वो कानूनन अपराध नहीं होता है, तो उतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। लोकतंत्र के जो कुछ फायदे होते हैं उसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, और ये नुकसान सहन करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। इसलिए ताकत से लोगों का प्रबोधन करना। अभी जब मैंने ये अंधविश्वास के काम की शुरुआत की 1982 में, तो मैंने तो मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति के मुंह से कॉन्फिडेंटली सुना नहीं था कि इस दुनिया में चमत्कार नहीं होता है, भूत नहीं होता है, मंत्र तंत्र झूठे हैं। मेरे जीवन में मैंने किसी भी व्यक्ति के मुंह से कॉन्फिडेंटली नहीं सुना था। लेकिन आज महाराष्ट्र में कई लाख, 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि ये सब बातें झूठी है। तो ये तो 38 सालों के प्रयास से हुआ है। लोगों में बदलाव होता है। वो तो 1000 बार सुनते होंगे कि ये सब बातें सच है, लेकिन इसके बावजूद कम से कम 1 करोड़ लोग मानते हैं कि ये सब बातें झूठी है। उन तक ये बातें पहुंच गई है। तो ये बदलाव हो सकते हैं ना सोशल मीडिया में भी। तार्किक बातें अगर बहुत अच्छे ढंग से रखी गई विद साइंस के प्रूफ्स के साथ में, तो लोगों में बदलाव डेफिनेटली हो सकते हैं, अंधविश्वास छट सकते हैं। तो हमको ये 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा कि जो कानून के दायरे में आते हैं वहाँ कानून का उपयोग करें, और जो कानून के दायरे के बाहर के हैं वहाँ पर प्रबोधन का उपयोग करें। और कानून के दायरे में जो चीज़ें आती है उसके लिए भी प्रबोधन की आवश्यकता है। तो बड़े पैमाने पर ये प्रबोधन की बातें लोगों के सामने अगर इसी माध्यम के जरिए जाती है तो लोगों में बदलाव होंगे, धीरे धीरे होंगे, लेकिन होंगे। आगे क्या बाहर के देशों में भी जादू टोना वगैरह इन चीजों का असर है आज भी? डार्क शैडो नाम के चैनल, डार्क शैडो नाम के चैनल का सवाल ऐसा है कि बाहर के देशों में भी ये अंधविश्वास की बातें है क्या, उनका प्रभाव है क्या? बाहर के देशों का मेरा बहुत अच्छा अध्ययन नहीं है, क्योंकि ये विषय तो बहुत अध्ययन का और गहराई से अध्ययन का विषय है। लेकिन मेरे विषय का अध्ययन करते वक्त जो भी बाहर के देशों के रेफरेंसेस मिलते हैं उसके आधार पर कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा या कह सकूंगा। बाहर के देशों में बहुत बड़े पैमाने पर अंधविश्वास थे। अभी सबसे ज्यादा जानकारी हमको कहाँ की मिलती है? अमेरिका की मिलती है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते हैं इसलिए, और यूरोप की मिलती है, खासकर कर ब्रिटिश से संबंधित जो यूरोपियंस है उनकी जानकारी मिलती है। मैं इंग्लिश साहित्य का विद्यार्थी था, उसके जरिए कुछ जानकारी प्राप्त हुई। इन विषयों का अध्ययन इंग्लिश में ही करना पड़ता है, इसलिए काफ़ी विषयों की जानकारी होते रहती है। उसके आधार पर 19वीं शताब्दी तक विच हंटिंग होता था, और 19वीं शताब्दी तक चर्च की मान्यता से वो स्त्रियों को, जिसको विच कहा जाता है, चेटकिन कहा जाता है, जादू टोना करने वाली कहा जाता है, जिसके कारण लोगों का नुकसान होता है ऐसा कहा जाता है, उसको जलाया जाता था। फिर 18वीं शताब्दी के बाद में धीरे धीरे कानून बनने शुरू हुए, और 20वीं शताब्दी में कहीं भी आपको ये विच हंटिंग जाहिर तरीके से होता हुआ नहीं दिखता है। इतना बदलाव आ चुका है। ये सभी जो बदलाव है ये बड़े पैमाने पर आज यूरोप में आए, अमेरिका में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर अंधविश्वास नहीं है। 100% अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे ब्रेन के थिंकिंग में दोनों चीजें हैं। ब्रेन के एक पार्ट में हम बहुत तार्किक विचार करते हैं, और दूसरे पार्ट में जो बातें हमको कही जाती हैं वैसे के वैसे हम स्वीकारते हैं। ये दोनों क्षमताएं हमारे ब्रेन का हिस्सा है। कुछ लोग तार्किक बातें कर कर अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहते,
इसलिए वो तार्किक बातों को करना ही नहीं चाहते, यानी तर्क शुद्ध विचार करना नहीं चाहते। मुझे कहा गया मैं स्वीकार लूंगा, बस बात खत्म हो गई, इस ढंग का एटीट्यूड लेना चाहते हैं। और ऐसे कुछ लोग रहने वाले हैं, इसलिए उनके अंधविश्वास कायम रहने वाले हैं। अब प्लेयर्स में भी अंधविश्वास होते हैं, फॉरेनर्स में भी, यानी बाहर के देशों के प्लेयर्स में भी अलग अलग ढंग के अंधविश्वास होते हैं, आम जनता में भी अंधविश्वास होते हैं, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम है। यानी जिस इंग्लिश दुनिया को मैं जानता हूं, उसके बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। चाइना के बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लोग तो चाइना में बसते हैं, वहाँ के अंधविश्वास की क्या स्थिति है कुछ जानकारी नहीं है। रशिया में अंधविश्वास की स्थिति क्या है कुछ जानकारी नहीं है। बाकी ऐसे बहुत से देश हैं जिनके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है। वो एक स्वतंत्र अभ्यास का विषय होगा, और वो मेरा विषय नहीं रहा है। या तो पूरे भारत के अंधविश्वास की जानकारी नहीं है, इसीलिए रामदास जी आठवले जी ने सुझाया था कि हम पूरे देश में इसका रिसर्च करेंगे, वो कमेटी में आप आ जाओ, और वो रिसर्च के आधार पर फिर केंद्र में कानून बनाएंगे। अब ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र में ही इतने अलग अलग अंधविश्वास के प्रकार है, और जितना 4-5 प्रांतों में मैंने काम किया वहाँ भी मैंने अंधविश्वास के अलग अलग प्रकार देखे हैं, नाम अलग देखे हैं उस अंधविश्वास को। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार भारत में भी हो सकते हैं। लेकिन इतना मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इंग्लिश बोलने वाले जो देश है आज के ज़माने में, उनके यहाँ हमारे यहाँ से अंधविश्वास का प्रमाण काफ़ी कम है, ज़्यादा है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा है। और इसमें अंधविश्वास के कारण बहुत लोग मारे जाते हैं, उनकी जान जाती है, उनका बड़े पैमाने पर शोषण होता है। मैं अंधविश्वास को भी 2 तबके में विभाजित करना चाहूँगा। एक जिसके कारण लोगों का बहुत नुकसान नहीं होता ऐसे, और जिसके कारण डायरेक्टली लोगों का नुकसान होता है। तो कम से कम जिसके कारण लोगों का डायरेक्टली नुकसान होता है ऐसे अंधविश्वास तो हमने रोकने चाहिए, और इसका प्रमाण भारत में बहुत ज़्यादा है। अब इंग्लिश न बोलने वाले देशों में अंधविश्वास का प्रमाण क्या है मुझे बहुत जानकारी नहीं। मैंने पहले ही आपसे कहा है, वहाँ हमसे भी ज़्यादा गंभीर अंधविश्वास हो सकते हैं। कोई एक स्कूल है जिसमें सत्य साई बाबा की आरती या उसके स्मरण के बिना वो शुरू ही नहीं होती, तो क्या विद्यार्थियों से ये ऐसा धार्मिक विधि स्कूल में करवाना उचित है? इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है? विशाल धोटे, इनका सवाल ऐसा है कि कोई स्कूल है वहाँ कोई बाबा की आरती किए बिन वो स्कूल की शुरुआत ही नहीं होती है, तो क्या इसके खिलाफ कुछ किया जा सकता है? हालांकि कोई भी सरकारी यंत्रणा में किसी भी धर्म का कोई भी आचरण करना अलाउड नहीं है, अपेक्षित नहीं है। उसके प्रति कुछ जीआर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन ये जीआर कभी अमल में लाए नहीं गए। और जब कोई वो जीआर का उपयोग करना चाहता है या जीआर निकालना चाहता है तो उसको सब टारगेट कर डालते हैं। और अब तो दूसरे ही विचारों की सरकार आई है। जब प्रोग्रेसिव विचार अपने हैं ऐसा मानने वाली सरकार थी तब भी कुछ नहीं कर पाई, तो अब कैसा करेगी? हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये ऐसी चीजों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते थे। यानी कोई भी सरकारी तंत्र में, यंत्रणा में इस ढंग की धार्मिक पूजा विधि को वो महत्व नहीं देते थे। अब प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में प्रमुख होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लोकप्रियता भी इतनी थी कि वो प्रमुख नेता थे ही, तो उसका काफी असर शुरुआत के दिनों में भारत में था। शास्त्री जी के जमाने में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि जिसके कारण उन्होंने इन चीजों को बढ़ावा दिया। उनका समय भी बहुत कम रहा है। लेकिन उसके बाद में इंदिरा जी आई, उन्होंने ये धार्मिक चीजों को बहुत बढ़ावा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री होने के बावजूद बाबाओं को भी बहुत महत्व दिया, और वहां से एक पॉलिटिकल वातावरण पूरी तरह से बदलते गया।
अब जब देश की प्राइम मिनिस्टर ही इन धार्मिक चीजों को महत्व देती है तो नेचुरली सरकारी तंत्र में वो आ गया। फिर कई स्कूलों की प्रार्थनाएं वगैरह उस ढंग से बनते गई। लेकिन इसके लिए कोई कानून बने और कड़ाई से वो अमल में लाए, ये बहुत कठिन बात है, लेकिन वो इस देश की आवश्यकता है। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष ये शब्द का उपयोग किया गया है। सेक्युलर का भाषांतर धर्मनिरपेक्ष ऐसा किया गया है, सर्वधर्म समभाव ऐसा भी नहीं किया गया है। तो हमारा संविधान और उसके आधार पर चलने वाला पूरा तंत्र, सरकारी तंत्र, ये धर्म निरपेक्ष है, जिसका धर्म के साथ में कोई संबंध नहीं है। वो धर्म के बाहर जाकर ही काम करता है और सोचता है। तो जो कम से कम सरकारी स्कूल्स है वहां पर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह आदर्श कल्पना है। वहाँ हेडमास्टर कौन है, वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है स्कूल के बॉडी का, कोई अगर किसी बाबा का भक्त है, हेडमास्टर भी उसी मनोवृत्ति का है, तो वो प्रार्थना वहाँ चलेगी, कौन रोकेगा। अगर कोई कंप्लेंट करे तो एजुकेशन के ऑफिसर उसको अमल में, यानी उसको कुछ एक्शन ले, ये तब संभव है कि जब उनको उतना अधिकार हो। अगर किसी ऑफिसर ने एक्शन लेने का प्रयास किया तो उसकी दिक्कत कर देंगे खड़े, क्योंकि मंत्री महोदय खुद मानने वाले हो, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सब दिक्कतें हमारे समाज में हैं, हमको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों के ध्यान में आता है उन्होंने इन बातों को उठाना भी आवश्यक है, कंप्लेंट करना भी आवश्यक है। कुछ हो ना हो, कम से कम कंप्लेंट तो की जा सकती है, उतना तो करना चाहिए। आपने कई बाबाओं को एक्सपोज किया है और उन बाबाओं ने फिर से वैसे ही काम शुरू कर दिया और उनका धंधा शुरू हो गया, ऐसा कभी हुआ है क्या? जयराम डमरे। जयराम डमरे, इन्होंने सवाल पूछा कि आपने कई बाबाओं को एक्सपोज किया, तो जिन बाबाओं को आपने एक्सपोज किया उसके बाद में उनका वैसा ही धंधा चलता रहा क्या? सबसे पहले एक्सपोज करने का मतलब क्या है और एक्सपोज हम क्यों करते हैं, ये पहले समझ लेना चाहिए। बाबा निर्माण क्यों हो पाते हैं? क्योंकि लोगों के मन में अंधविश्वास है, इसलिए वो निर्माण हो पाते हैं। वो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाते और उसके आधार पर खड़े होते हैं। तो हमारा मेन काम बाबाओं को एक्सपोज करना नहीं है, हमारा मेन काम है लोगों के अंधविश्वास दूर करना। अब लोगों के अंधविश्वास दूर करने की प्रक्रिया क्या है कि लोगों को यह समझाए कि इन बाबाओं में कोई चमत्कार करने की शक्ति नहीं होती, इनमें कोई आध्यात्मिक सामर्थ्य नहीं होता, इनमें कोई ऐसी आदिभौतिक शक्ति नहीं होती है, और ये लोगों के सामने सिद्ध करने के लिए बाबाओं को एक्सपोज करना पड़ता है। ये सबसे पहले दृष्टिकोण को समझ लीजिए। जब मैंने संगठन की शुरुआत की तब शुरुआत में मैं ये बात कहने वाला पहला व्यक्ति था, और इतनी ताकत से कहने वाला, विथ मोमेंट के साथ में इतनी बड़ी मोमेंट खड़ी कर कर। तो नेचुरली मुझ पर यह जिम्मेदारी थी कि मैं इस बात को बार बार सिद्ध करूं। और कई बाबा शुरुआत के दिनों में उनको पता नहीं रहता था कि अपने को इतने अच्छे ढंग से एक्सपोज किया जा सकता है, इसलिए हिम्मत भी करते थे आगे आने की। और जब लगातार हम बाबाओं को एक्सपोज करते गए और वो कोई भी अपनी क्षमता सिद्ध नहीं कर पाए, तो धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी बनते गई। जैसे ही पहले 2-3 साल में क्रेडिबिलिटी बनी, तो उसके बाद में बाबाओं ने सामने आना ही छोड़ दिया। भक्त आते हैं, चिल्लाते हैं। भक्तों को जब कहा जाता है कि तुम्हारे बाबा को ले आओ, तो बोलता है मैं आऊंगा, लेकिन आता नहीं है। और आजकल तो बाबा ने कन्नी काटनी शुरू कर दी, सीधा कहते हो श्याम मानव के भानगढ़ में हमको पढ़ना नहीं है। ये तीसरी स्टेज आ गई। आज तक के दिनों में हमने जितने बाबा एक्सपोज किए हैं उसमें एक भी बार कभी फेल्यूर नहीं आया, चाहे बाबा हो, मांत्रिक हो, ज्योतिषी हो,
किसी के शरीर में भगवान आता है, वो हर बार हम 100% सच साबित हुए, एक भी बार फेल नहीं हुए, इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट रही है आज तक। मैंने आज तक जिन बाबाओं को एक्सपोज किया वो कभी बड़े नहीं बन पाए, लेकिन उनको खत्म करना 100% ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र का हमको सम्मान करना चाहिए। मैं तो करता हूं मन से, मैं कहता हूं लोगों के सामने, उसको सिद्ध करता हूं। अगर उसको कानून लागू होता है तो कानून लगाने की कोशिश करता हूं और उसके बाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर छोड़ देता हूं। और ये हमारा हर एक का कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। मुझे तो लोकतंत्र को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा। और कानून के जरिए एक बार वो छूटने के बाद में वो बाबा ने फिर से धंधा शुरू किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब कई बाबाओं के बारे में ऐसा हुआ है कि मैंने एक्सपोज किया उनको बड़े पैमाने पर लोगों के सामने, कानूनन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तब की को, क्योंकि तब ऐसे कोई कानून भी नहीं थे। लेकिन वो बाबा कभी बड़े नहीं बन पाए। यानी ऐसे कई बाबा है कि जो शायद आज देश में बहुत बड़े बाबा होते, वो इतने बड़े बाबा नहीं बन पाए। मैंने आज तक जितने बाबा एक्सपोज किए उनमें से एक भी उदाहरण में और वो बड़ा बन गया, क्योंकि मैं बाबा को केवल प्रसिद्धि के लिए कभी एक्सपोज नहीं करता। मैं एक एक बाबा पर कई सालों तक काम करते रहता हूं। वो केवल झूठा है इसलिए एक्सपोज नहीं करता हूं। हाँ, वो खुद आकर अगर मेरे साथ में पंगा ले तो बात अलग है, लेकिन मैं जब खुद एक आधे बाबा को एक्सपोज करता हूं तो मैं काफी सालों तक पेशेंस रखता हूं। मुझे जब उस बाबा की ऐसी बात मिले कि जो लोगों को मैं कन्विंस कर पाऊं, तभी मैं उस बाबा को एक्सपोज करता हूं। केवल एक आधा बाबा झूठ बोलता है इसलिए उसको एक्सपोज करने में कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोग झूठ बोलने वाले को कोई ज्यादा नकारते नहीं है। वो बाबा कह भी देता है वो आदमी ऐसा था, भगवान को मानने वाला न था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया, अब उसको क्या है, तो वो लोग कन्विंस भी हो जाते। इसलिए वो बाबा बदमाश है, लोगों को ठगता है। इसका सॉलिड प्रूफ जब तक मुझे मिलता नहीं है तब तक मैं उसको एक्सपोज नहीं करता। इसलिए मैंने आज तक एक्सपोज किया कोई बाबा और बाद में बड़ा बना, ऐसा कभी संभव नहीं है, हुआ नहीं। लेकिन वो जिंदा रहता है, उसको मारना कोई अपना काम नहीं होता है। मैं तो बाबा को कभी मार भी पड़ने नहीं देता हूं। जब लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं तो मैं खुद मारने नहीं देता हूं उनको, मैं खुद बीच में खड़ा होता हूं। मैं कहता हूं कि तुम भी उतने ही जिम्मेदार हो, मारपीट से कोई सवाल हल नहीं होता है। तो उनको तो मारा नहीं जा सकता है, उनका मॉरल ही इतना यानी खत्म हो जाता है कि उसके बाद में उनको खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काफी वक्त छोड़ जाते हैं, कुछ उनको पकड़ के रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन वो बड़ा नहीं बन पाया, ये तो होता है। अब ये है कि बाकी लोगों ने कुछ बाबाओं को एक्सपोज किए और बहुत बड़े बन गए, वो होशियार भी बन गए, ये भी हो सकता है। क्योंकि हम किस ढंग से उसको एक्सपोज करते हैं उसके ऊपर वो बातें डिपेंड होती है। अब जैसे नरेंद्र महाराज है, नरेंद्र महाराज बहुत छोटा बाबा था, उसको एक्सपोज करने का प्रयास किया और बाद में बड़ा बाबा बना। मैं रत्नागिरी में गया भाषण के लिए, 3 दिन का मेरा व्याख्यान था। पहले दिन बुआबाजी विषय था। अभी हालांकि मुझे नरेंद्र महाराज के बारे में जानकारी भी नहीं थी। उस दिन नरेंद्र महाराज के भक्त आ गए और उन्होंने तमाशा करना शुरू किया। तो मैंने उनको आह्वान दिया कि भाई आज तो मैं बुआबाजी इस विषय पर बोलने वाला था, लेकिन नरेंद्र महाराज पर बोलने वाला नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। अब आप आए हो, आह्वान दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो, तो आज नहीं बोलूंगा, मैं परसों बोलने वाला हूं। नरेंद्र महाराज के बारे में बोलूंगा। आज मैं बुआबाजी विषय पर बोलता ही नहीं हूं, दूसरा ही विषय लेता हूं, और परसों मैं बुआबाजी लूंगा और नरेंद्र महाराज स्पेशल बोलूंगा। तुम्हारे नरेंद्र महाराज को लेके आओ, उसके सामने ही सब आरोप करूंगा, और वो स्टेज पर आकर वो आरोप झूठे साबित करे, या फिर उसके ओर से कोई आए। आह्वान देकर तीसरे दिन मैंने पूरी नरेंद्र महाराज की जानकारी निकाली और रत्नागिरी में सब लोगों के सामने उसके पूरे चिट्ठे पढ़े। नरेंद्र महाराज के काफी भक्त आए थे,
चुपचाप सुनते रहे, चुपचाप सुनकर चले गए। नरेंद्र महाराज ने आने की हिम्मत भी नहीं की। बहुत बड़ा बाबा बना क्योंकि मैंने उसको एक्सपोज नहीं किया था। मैं इस ढंग से कभी एक्सपोज नहीं करता हूं किसी को कि बाद में वो बड़ा बने, क्योंकि मैं केवल एक्सपोज करने के लिए एक्सपोज करता ही नहीं। ये मेरा स्टाइल रहा है काम करने का। तो इसलिए आपने जो सवाल पूछा उसका ये जवाब है, बाबा जिंदे रहते हैं, थोड़ा बहुत काम भी करते रहते हैं, लेकिन पहले से बड़े नहीं बनते हैं। इतना तो डेफिनेटली मेरे एक्सपोजर के बाद में हुआ है। संत लोग ऐसा कहते थे कि इंसान ईश्वर को इंसानों में देखना चाहिए, फिर वो विट्ठल की भक्ति क्यों करते थे? विट्ठल तो विष्णु का अवतार है। रानी इनका सवाल। रानी इनका सवाल है कि संत कहते थे कि ईश्वर को इंसानों में देखना चाहिए, फिर वो विट्ठल की भक्ति क्यों करते थे? विट्ठल तो विष्णु का अवतार है। ये देखिए, वारकरी संप्रदाय का इतिहास हमको समझ लेना पड़ेगा। वारकरी संप्रदाय के लोग विट्ठल को बहुत मानते हैं। वारकरी संप्रदाय का आंदोलन 700-800 साल पहले शुरू हुआ। हालांकि वो कर्नाटक से आया, लेकिन महाराष्ट्र में जो जाना जाता है वो प्रमुखता से संत ज्ञानेश्वर, संत तुका, नामदेव के जमाने से माना जाता है। इसको 700 साल हुए। तो महाराष्ट्र में जो वारकरी संप्रदाय फैला उसमें विट्ठल को प्रतीक माना गया। ये प्रतीक है, ये अलग ढंग का भगवान है। ये पहले के भगवान की जो कल्पना थी उससे अलग है। इसको विठू, विट्ठला दोस्त माना जाता है, माता माना जाता है, पिता माना जाता है, सखा माना जाता है। उसके पहले चातुर्वर्ण्य का बहुत असर था हमारे समाज पे, यानी पूरे ही भारत में। ये चातुर्वर्ण्य का असर कम करने का सबसे बड़ा काम ये विट्ठल के जरिए ये संत परंपरा ने किया। ये विट्ठल आम इंसान का भगवान बना। भगवान के मंदिर में शूद्रों को प्रवेश भी नहीं था, तो ये आम बना। तो ये प्रतीक है। अब देखिए, संत की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उनको लोगों के साथ में अपने आप को जोड़ लेना होता है। तो भगवान के नाम पर इन्होंने लोगों के साथ में अपने आप को जोड़ लिया। और भगवान के साथ में अपने आप को जोड़कर सब लोगों को साथ में लाने का प्रयास किया। जहां जाति व्यवस्था इतनी इतनी कड़क थी, अलग अलग समाज के दायरे थे, समाज पूरी तरह से विभाजित था जाति में, उनको इकट्ठा लाने का काम किया। उनमें जातिगत जो व्यवस्था थी उसको कम करने का प्रयास किया। बाद में वो आ गई, वो बात अलग है। यानी आज भी संत ज्ञानेश्वर की पालकी कौन उठाए वगैरह, उसमें जाति देखी जाती है। उसको अलग हो गए, इसको अलग हो गए, ये बाद में कभी तो भी बीच में आ गया, क्योंकि वहां भी जाति घुसाने वाले कुछ घुस ही जाते हैं। लेकिन बेसिक जो मोमेंट है वो जाति विरहित इंसान की पहचान बनाने वाली ये मोमेंट रही है। अब ये संतों ने खुद क्या किया, कैसा किया और उनके बारे में क्या कहा जाता है, इसके बारे में काफी मतांतर है। अभी गाडगे महाराज, जिनके बारे में बहुत अधिकृतता से कहा जाता है, गाडगे महाराज देवकी नंदन गोपाला करके कीर्तन करते थे, लोगों से भजन बुलवाते थे, लेकिन वो कभी मंदिर में खुद नहीं जाते थे, कभी भगवान के आगे माथा नहीं टेकते थे। गाडगे महाराज पंढरपुर के चंद्रभागा नदी है, उस नदी के किनारे कीर्तन करते थे,
हर साल जाते थे, यात्रा होती है तब लोगों को समझाते थे, प्रबोधन करते थे। पंढरपुर में उन्होंने धर्मशाला खोली है, कई जगह पर उन्होंने धर्मशालाएं खोली है। वहां लोगों की रहने की व्यवस्था होती थी, खाने पीने की व्यवस्था करते थे, लेकिन खुद कभी मंदिर नहीं जाते थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने एक भी मंदिर का निर्माण नहीं किया। इतना रैशनल ये संत रहा। ये गाडगे महाराज रैशनल संत क्यों जिंदा है? यानी मरने के बाद भी 56 में गए वो, लेकिन आज भी वो क्यों जिंदा है? क्योंकि मेरे मोमेंट के कारण जिंदा है। मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं। हालांकि उनके ऊपर बहुत रैशनल पिक्चर आया, जिसमें डॉक्टर श्रीराम लागू ने काम किया और हमारे ही साथी डैडी देशमुख जो उनके प्रोड्यूसर थे। इसलिए गाडगे महाराज कैसे थे आज भी लोगों को उस पिक्चर के जरिए पता चलता है। नंबर 2, प्रबोधनकार जी ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे जी के पिताजी, इन्होंने उनका चरित्र लिखा, जहां एक भी अंधविश्वास की बात नहीं है। गोनी दांडेकर बहुत बड़े लेखक थे, उन्होंने उनका चरित्र लिखा। वहां थोड़ी सी ऑब्जेक्शनेबल एक दूसरी बात है, लेकिन वहां भी अंधविश्वास का कहीं गाडगे महाराज अंधविश्वासी थे और गाडगे महाराज में कोई चमत्कारिक शक्ति थी, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है। इसके बावजूद अगर मेरी मोमेंट नहीं होती और मैंने गाडगे महाराज रोज अपने व्याख्यान में नहीं लिया होता और मेरे मोमेंट ने नहीं लिया होता, तो आज गाडगे महाराज एक चमत्कारी संत माने गए होते। क्योंकि उनके ऊपर उमाळे गुरु जी ने एक पोथी लिखी थी, वो पोथी के आज घर घर में पारायण होते और उसमें सभी प्रकार के चमत्कार है। गाडगे महाराज सदैव वैकुंठ में गए, ये भी चमत्कार उसमें। तो गाडगे महाराज का इस ढंग से डिटोरिएशन हो जाता, उनके काम का डिटोरिएशन हो जाता। उनको जिंदा रखने वाला एक समर्थ संगठन है और महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव काफी लोग हैं, वो भी बोलते रहते हैं। इसलिए ये जो प्रमाण है, डॉक्टर श्रीराम लागू का चित्रपट, सिनेमा और प्रबोधनकार जी ठाकरे जी का चरित्र, पोद्दार जी का भी चरित्र है, तो ये प्रमाण रहे हैं, उसको ऑथेंटिसिटी रही है। नहीं तो ये फेंके जाते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता और चमत्कारी गाडगे महाराज पूरे महाराष्ट्र को पता होते। तो हो सकता है कि संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, इनके अभंग के अलावा उनके जीवन में जिस ढंग से उन्होंने बर्ताव किया वो हमारे तक नहीं पहुंचा है, या फिर गलत ढंग से पहुंचा है। ये सभी संतों का बर्ताव जो गाडगे महाराज के बारे में होना शुरू हो गया था। गाडगे महाराज का अमरावती में मंदिर बना है, वहां पर लोग पूजा अर्चा करते हैं, ये तो बन ही चुका है ना। ऐसे अभी तक 50-100 मंदिर बन जाते हैं। सत्य बाबा, साई बाबा जैसे गाडगे महाराज भी बन जाते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को जिनको व्यवसाय करना है उनको क्या है, उनको गाडगे महाराज ने क्या कहा इससे क्या लेना देना है। जबकि गाडगे महाराज का जो संस्थान अधिकृत है उनको ही कोई उनके विचारों से लेना देना नहीं है, तो बाकी लोगों को क्या लेना देना है। तो इसलिए ऐसे संतों का दुरुपयोग किया जाता है। तो हम तक जो बातें पहुंचती है वो शायद ये दुरुपयोग के आधार पर पहुंचती है। लेकिन संत परंपरा ने भगवान का उपयोग किया, पांडुरंग जी का उपयोग किया। ये नया पांडुरंग है, पुराने ईश्वर की कल्पना से अलग कल्पना है। ये सबका सखा है, सबका दोस्त है। ऐसा सखा और दोस्त आपको बाकी ईश्वर के बारे में बोलते हुए मिलना कठिन है। आम आदमी, शुद्र आदमी भी बोलेगा। तो ये उसमें से एक आत्मविश्वास दिलाने का प्रयास हुआ है। ये मानसिकता हमने समझ लेनी चाहिए। और जिसको लोगों को अपने आप से जोड़ना होता है वो हमेशा लोग जिनको मानते हैं उनके साथ में खड़े होते हैं और उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया। स्वामी विवेकानंद जी के अगर आप विचार पूरी तरह से सुनोगे तो वो 100% रैशनल थे, आपके ध्यान में आएगा। लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर को नकारा नहीं। लेकिन ईश्वर के साथ आने वाले सभी अंधविश्वास नकारे। ज्योतिष के अंधविश्वास नकारे हैं, ईश्वर आपके जीवन में कुछ करते हैं ये अंधविश्वास नकारे हैं, लेकिन ईश्वर को नकारा नहीं।
गांधी ने कभी ईश्वर को नकारा नहीं। गांधी ईश्वर का नाम लेते रहे, लेकिन उनका ईश्वर एकदम नया था। सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाला ईश्वर था उनका। तो ये सभी जो लोग होते हैं, जिनको लोगों को साथ में लेकर आगे चलना होता है, वे लोग इस ढंग से ईश्वर के साथ अपने आप जोड़ कर रहते हैं, जोड़कर रखते हैं, खुद भी रहते हैं, लेकिन ईश्वर को नए स्वरूप में लोगों के सामने लाते हैं, जैसे गाडगे महाराज ने किया। भगवान आपके मन में होता है, दूसरे व्यक्ति में ईश्वर को देखना चाहिए। ईश्वर की सेवा यानी व्यक्ति की सेवा, मानव की सेवा, मानव की सेवा यानी ईश्वर की सेवा। ये नई व्याख्या लोगों के मन में डाली। ये कोई एकदम से नई व्याख्या नहीं है, संत परंपरा की व्याख्या रही है वारकरी संप्रदाय की, लेकिन वो शुद्ध स्वरूप में हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि उनके कीर्तन उनके आवाज में उपलब्ध है। उन्होंने, जिन लोगों ने उनको बहुत नजदीक से देखा, उनके बारे में उन्होंने लिख कर रखा है। ये बात हमारे को संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन उनके अभंग के आधार पर कह सकते थे कि बहुत रैशनल थे, वो चमत्कारों के खिलाफ थे, लेकिन उनके जीवन में कई बातें जोड़ दी है। उसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन परंपरा से चले आए हैं। तो इसलिए गाडगे महाराज के साथ में जैसे चमत्कार जोड़े जा सकते हैं, जोड़ने के प्रयास हुए, वैसे इन लोगों के साथ में जोड़े गए होंगे, तब शायद पांडुरंग जी की कल्पना और ज्यादा अलग हो रही होगी। लेकिन आज भी पांडुरंग की कल्पना बाकी ईश्वर से अलग है। और मुझे लगता है लोगों को आत्मविश्वास देने के लिए अगर किसी चीज का उपयोग होता है, तो उसके बारे में हमने अलग ढंग से सोचना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। 1947 में बिना इलेक्शन के कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? क्या लोकतंत्र में ये सही है? सुनील शाह। सुनील शाह, इनका सवाल है कि 1947 में कांग्रेस की सरकार बिना इलेक्शन के कैसे बनी, ये क्या सही है? देखिए, ये 1947 में नहीं बनी, उसके पहले ही बननी शुरू हो गई थी। मुझे लगता है एग्जैक्ट समय देखे तो 1946 वगैरह होगा, उसके डिटेल्स में जाना पड़ेगा। अभी आपने सवाल पूछा है तो मैंने उसका रिसर्च नहीं किया है, लेकिन वो उसके पहले की घटना है। ये जो गवर्नमेंट बन रही थी, अभी जब तय हो गया कि इंग्लिश लोग, ब्रिटिश लोग छोड़ के जा रहे हैं और ये सत्ता सौंप रहे हैं, तो पहली सरकार तो ऐसी ही बनेगी ना। पहले कैसे चुनाव होंगे? चुनाव तो पहले से होते आए हैं। तो ये सरकार बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस को दी गई थी, क्योंकि कांग्रेस के कारण ही, कांग्रेस ही सबसे बड़ी सशक्त पार्टी थी पूरे देश में, तो उनकी तरफ ये जिम्मेदारी दी थी। तो ये पहली गवर्नमेंट इस ढंग से बनना, ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद की गवर्नमेंट तो चुनाव के बाद ही बनी है, यानी पहला सार्वत्रिक चुनाव होने के बाद ही बनी। तो थोड़े से डिटेल्स खंगालने पड़ेंगे। ये कहाँ तक उचित है, ये जो आपका सवाल है, ये तो उचित था ये, क्योंकि अभी एक नए देश का निर्माण हो रहा है, नई गवर्नमेंट सौंपी जा रही है, तो इस ढंग से ही वो होगा, नहीं तो किस ढंग से होगा? पहले चुनाव रखेंगे तो पहले ही धांधली होनी शुरू हो जाएगी। चुनाव कौन कंडक्ट करेगा, कैसे कंडक्ट करेगा? आप बोलेंगे अंग्रेज चुनाव ले सकते, तो अंग्रेजों के चुनाव तो चलते ही आए थे ना, उसी के आधार पर गवर्नमेंट बनते गई है ना। अभी यहाँ रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।